बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग पदार्थ के रासायनिक विभाजन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इस पर बात करने वाले हैं। हालांकि पिछले क्लास में बात किए थे पदार्थ के भौतिक विभाजन, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी एवं इसमें अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, उधर्पातन क्या है, निक्षेपण क्या है, इसके अलावा गलनांक, क्वथनांक, पहाड़ी क्षेत्र में खाना बनाने में काफी समय लगता है, क्यों, इस सब पर बहुत गहराई से बात की है। आप उस क्लास को देखिए और जितने भी सवाल एग्जाम में बन सकते उस लेसन से उसी लेसन से बनेंगे। जो मैं डिस्कस किया वहीं से बनेंगे, उससे बाहर कभी भी सवाल नहीं आएगा। अब अगला हमारा पार्ट है पदार्थ के रासायनिक विभाजन। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के रासायनिक विभाजन में हम धातु, अधातु, धातु पर बात करेंगे। और यह लेक्चर मूल रूप से डेडिकेट है धातु के बारे में। धातु के बारे में इतना बढ़िया कंसेप्ट, धातु के बारे में जो जो सवाल पूछे गए पूरा PYQ इसी लेक्चर में इंक्लूड है कंसेप्ट के साथ। तो पूरा एकदम एनर्जी से इस क्लास को देखिए, पूरा मजा आ जाएगा। और आप पूरे क्लास को ठीक से अगर समझ लेते तो एक एक क्वेश्चन जो हाई से हाई टफ क्वेश्चन हो, और मतलब इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन तो आपके बस की बात है ही। तो चलिए हम लोग अभी क्लास पर बात करेंगे, पूरा टॉपिक पर बात करेंगे। एक बार एनर्जी अपना मेंटेन कीजिए, हाउस द जोश, हाई सर ऐसे। और आते हैं टॉपिक पर। लेसन का नाम है पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। तो जितने भी पदार्थ दुनिया में उसको रासायनिक रूप से दो भाग में बांटा गया है। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने लोहा दिखाऊं, लोहा, तो अगर आपसे पूछूं, मान लीजिए ज्यूम कीजिए कि लोहा का कील है ये, और एक तरफ आपके सामने रख दूं दूध। मैं पूछूं दोनों बताइए ज्यादा शुद्ध कौन है, तो आप बोलेंगे अच्छा दूध ज्यादा शुद्ध है क्योंकि भगवान पे चढ़ाते हैं। नहीं, केमिस्ट्री कहती है कि हम शुद्ध और अशुद्ध का डिसाइड ऐसे करेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार के कण है, कैसे कैसे कण है। जैसे मान लीजिए आप इंसान है, देखने में इंसान लग रहे हैं, लेकिन आपके अंदर शैतान वाला गुण हो, आपके अंदर जानवर वाला गुण हो, तो हम कहेंगे कचरा आदमी है। कचरा मतलब अशुद्ध है, इसके अंदर कई रूप है, एक चेहरे पे कई चेहरे हैं। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि जो जैसा दिखता है अगर वैसा ही हो तो उसको हम शुद्ध कहेंगे, और जो जैसा दिख रहा है उसके साथ वैसा न हो और भी चीज उसमें हो, उसको हम अशुद्ध कहेंगे। जैसे आप दूध की बात करें तो दूध में पानी भी है, दूध में वसा भी है, दूध में एसिड भी है, दूध में प्रोटीन भी है, दूध में विटामिन भी है। तो दूध में बहुत सारे चीज मिले हुए हैं। तो दूध हो गया अशुद्ध पदार्थ। लेकिन हम बात करें लोहे की कील की, तो लोहा की कील को अगर यहां से हम नोचे तो निकलेगा लोहा का एटम, यहां से नोचे लोहा का एटम, यहां से नोचे लोहा का एटम, यहां से नोचे लोहा का एटम। अगर एक लोहा का एटम खट्टा लग रहा है तो अगला भी खट्टा लगेगा, अगला भी खट्टा लगेगा, अगला भी खट्टा लगेगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब है कि दूध अशुद्ध पदार्थ है और लोहा शुद्ध पदार्थ है। आ रहा समझ में? इसका मतलब साफ साफ कि पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध को हम देश में प्योर कहते हैं और अशुद्ध को इम्प्योर कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ कहने का क्या मतलब है कि जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, एक ही प्रकार के क्या हो, कण हो। याद रखना है, वो कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का। जैसे सोडियम आयन की बात करें तो इसमें सोडियम आयन हर जगह आपको मिलेगा और सबका गुण एक जैसा ही होगा। तो याद रखना, शुद्ध पदार्थ क्या होगा, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के किससे बना हो, कण से बना, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ जिसमें अलग अलग प्रकार के कण हो, जैसे खिचड़ी, खिचड़ी में कहीं हाथ डालेगा तो हो सकता है गोभी निकल जाए, कहीं हाथ डालेगा तो हो सकता है दाल निकल जाए, कहीं हाथ डालेगा तो हो सकता है उसका जो प्रॉपर चावल है वो निकल जाए। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल होता है जिसे क्या कहते हैं, मिश्रण। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मिक्सचर। कंप्लीट मिश्रण के बारे में हम लोग एक क्लास लेकर आएंगे, पूरा मिश्रण की बात करेंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, और विलयन के कई प्रकार हैं। हालांकि विलयन में जो समांगी मिश्रण है उसे विलयन कहा जाता है, और विसमांगी मिश्रण में दो रूप होते हैं, कोलाइडी विलयन, निलंबन। उस पर हम एक लेक्चर में बात करेंगे। मिश्रण को अलग करने की जो विधि उस पर हम बात करेंगे, और वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्रोमेटोग्राफी बार बार पूछा जाता है, अब केंद्रीय विधि, दूध से मक्खन को अलग करना, ये बार बार पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग एक क्लास में बात करेंगे अलग। तो ये हमारा अपना दोस्त अभी नहीं, फिलहाल इसे मुंह फेर लीजिए, उसको साइड कीजिए। अभी इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ, अब मैंने क्या बताया कि जो एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बनते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। अब देख लीजिए मैंने क्या कहा, जो कण है, कण या तो एटम हो सकते हैं, कण या तो मोलिकल हो सकते हैं, कण आयन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुद्ध पदार्थ सिर्फ सिर्फ परमाणु के मिलने से बनते हैं। कई लोग कह देते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। गलत। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहा जाता है। और एक ही प्रकार के मोलिकल से मिलकर बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं, पिछले क्लास में बता चुका हूं। और जो एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बने होते हैं वो मूलक हो सकता है, आयन भी हो सकता है प्रॉपर। ठीक है, आयन के मिलने से यौगिक भी बन सकते हैं। तो आपको याद रखने हैं खास खास कि जो कण है, मतलब शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण के मिलने से बने होते हैं, और कण में एटम भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है।
अब याद रखना है, अगर हम सिर्फ एटम की बात करें, सिर्फ एटम, तो एक ही प्रकार के एटम के मिलने से बनता है, उसे कहा जाता है तत्व। तो तत्व एक ही प्रकार के किसके मिलने से बना होता है? एटम के मिलने से बना होता है। इसे कहते हैं हिंदी में परमाणु। ठीक है, तो बताइए तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में कहेंगे वैसा शुद्ध पदार्थ, क्योंकि देखिए तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ का प्रकार है। तो तत्व तो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ हो गया, तो कहेंगे वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। इसका मतलब सोना को अगर आप लेते हैं, तो सोना को जहां जहां से निकालेगा, सोना का एटम ही निकलेगा, एक ही प्रकार का एटम निकलेगा, सोना का ही एटम निकलेगा। कहीं से आपको बीच में चांदी नहीं निकलेगा, कहीं से आपको बीच में तांबा नहीं निकलेगा, कहीं से आपको बीच में दही दूध नहीं निकल जाएगा। याद रखना है कि सोना के एटम में सोना जो एलिमेंट है उसमें सोना के ही एटम होंगे, लोहा के एलिमेंट में लोहा का जो एलिमेंट है उसमें लोहा के ही एटम होंगे। इसका मतलब है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एटम के मिलने से बना होता है, और उसके गुण को हम आसानी से यांत्रिक विधि से बदल भी नहीं सकते हैं। याद रहेगा? चलिए, अब ठीक है, अब जो तत्व है, तो तत्व को प्रॉपर कई भागों में बांटा गया। हालांकि फिर हम बात करें यौगिक, तो मैंने बताया मोलिकल के मिलने से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे मोलिकल मैंने कह दिया था आपको, बताया कि जहां साथ रहेगा कोई मोलिकल है, अणु है। और जैसे यहाँ देख लीजिए ये अणु है, और दोनों जब मिल गया प्रॉपर तो HCl बन गया। ये क्या बन गया? यौगिक। अब यौगिक में ठीक से देख लीजिए, तो पूरा HCl अगर 1 लीटर आपके पास है, तो अगर आप मान लीजिए कि एक कण निकालते हैं तो HCl निकलेगा, HCl निकलेगा, HCl निकलेगा, HCl निकलेगा। तो ठीक से देखिए हर जगह एक ही प्रकार के मोलिकल है, इसे कहा जाता है यौगिक। यौगिक के बारे में भी हम एक लेक्चर में बात करेंगे। हालांकि जो महत्वपूर्ण यौगिक जिससे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, उस पर हम एक क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मिश्रण के बारे में एक लेक्चर, छोटा सा लेक्चर होगा 20 से 25 मिनट का, और यौगिक के बारे में हो सकता है 10 से 15 मिनट का लेक्चर हो, चूंकि यौगिक जो महत्वपूर्ण यौगिक है उसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। तो यौगिक के बारे में एक लेक्चर होगा। यह लेक्चर पूरा डेडिकेट है तत्व के प्रकार में, धातु अधातु उपधातु के बारे में, और यहाँ से सवाल बनेंगे। आप एक बार जीवन में आप बहुत समय बर्बाद किए होंगे, और आप यकीन दिलाता हूं आपको यह समय बर्बाद नहीं होगा, यह समय आपको आबाद करेगा। आप 1 घंटा का मैक्सिमम लेक्चर होगा या 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर होगा, आप इस लेक्चर को ठीक से देख लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक से आने वाला सवाल आप यूं सॉल्व करेंगे, यूं। ठीक है, चलिए, तो तत्व आप समझ रहे हैं। फिर से एक बार पूरा डायग्राम बनाते हैं। जो पदार्थ है, पदार्थ का रासायनिक विभाजन 2, शुद्ध और अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध नहीं पढ़ना, अशुद्ध को मिश्रण कहते हैं, हटा दीजिए। शुद्ध पदार्थ के किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण के मिलने से बनता है। अच्छा, कण परमाणु हो सकता है, कण अणु हो सकता है, कण आयन हो सकता है। ठीक है, अब परमाणु को अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसको तत्व कहेंगे। इसलिए शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, एक तत्व, और एक ही प्रकार के अणु या आयन से मिलकर बने होंगे उसे यौगिक कहेंगे। इसीलिए शुद्ध पदार्थ को दूसरे भाग में बांटा गया, यौगिक। यौगिक के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे हम लोग तत्व के बारे में। अब तत्व को अरेंज करने के लिए एक सारणी बनाया गया, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए, डुब्रेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, मोसले, र्यूमर, ड्यूमा, ये सब आवर्त सारणी बनाने के प्रयास किए। अब उस आवर्त सारणी, जब फाइनल आवर्त सारणी बना, जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए। कितने तत्व रखे गए? 118 तत्व। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तत्व की संख्या कितनी, तो तत्व की संख्या आपको याद रखना 118 है। और तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे रॉबर्ट बॉयल। याद रहेगा। लेकिन तत्व को बांटा धातु अधातु रूप, धातु अधातु रूप, धातु रूप में बांटा, उनका नाम था लिवोजियर, एंटोनियो लिवोजियर, जिन्हें रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं। याद रहेगा बात? चलिए, मुझे बताइए तत्व की संख्या कितनी है? 118। और तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। अब तत्व की बात करें तो तत्व को बांटा गया है, तो तत्व को कई रूपों में बांटा गया है। अगर ठीक से समझे तो देखिए, तत्व को ओरिजिन के आधार पर बांटा गया है, तत्व को स्टेट के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? स्टेट के आधार पर बांटा गया है। और तत्व को जो केमिकल उसके क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, उसके आधार पर बांटा गया है। अब तत्व को सबसे पहले हम ओरिजिन पर बांटते हैं। ओरिजिन कहने का मतलब कि तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको भगवान बनाए या फिर आदमी बनाया। जो भगवान बना उसे कहते हैं प्राकृतिक तत्व, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। और मैं भगवान वर्ड यूज कर दिया हूं, हालांकि भगवान का मतलब प्रकृति नहीं है। नेचर और मतलब प्रकृति और भगवान में बहुत डिफरेंस है। हालांकि फिलोसफिकल बातें नहीं करनी है। तो याद रखना है तत्व को कितने कितने आधार पर बांटा गया? 3 आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक स्टेट के आधार पर, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ये आपको नहीं याद रखना है, मैं इसलिए बता ताकि आप ये समझ पाए कि तत्व में प्राकृतिक तत्व भी होते हैं और कृत्रिम तत्व भी होते हैं। अब प्राकृतिक तत्व की बात करें तो प्राकृतिक तत्व टोटल कितने? देखिए पूरा तत्व कितना? 118। अब इस 118 तत्व में, कलर तो ही ठीक है, इस 118 तत्व में अगर प्राकृतिक तत्व की बात करें तो इसकी संख्या है 94, और बाकी जो 14 तत्व बच जाते हैं उसे मानव ने कृत्रिम रूप से बनाया है। तो जल्दी से बताइए
प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94, एकदम याद रखना है। और मानव ने, चूंकि हम लोग बार बार प्रकृति को चुनौती देते हैं, तो देखिए चुनौती कितना बेवकूफी भरा है। प्रकृति में जो तत्व बनाए कितने हैं? 94। और इसी तत्व में अल्फा किरण का घात करा के, बीटा किरण, बीटा डीके करा के, अल्फा डीके करा के, न्यूट्रॉन से अटैक करवा के, और हम अलग अलग प्रकार से तत्व बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही तो उत्पन्न हो रहा है कृत्रिम। और कृत्रिम तत्व की संख्या कितनी? 14। मतलब बहुत एफर्ट लगा कर भी आज तक हम लोग सिर्फ 14 तत्व बना पाए हैं। और उस 14 में जो सबसे पहला तत्व जो कृत्रिम रूप से बना, उसका नाम है टेक्नीशियम। याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि पहला कृत्रिम तत्व कौन है, पहला मानव निर्मित तत्व कौन है, तो आपको याद रखना है टेक्नीशियम। याद रखना है पहला प्रथम मानव निर्मित तत्व, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है? टेक्नीशियम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि टेक्नीशियम, इसका 43 एटॉमिक नंबर होता है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेक्नीशियम मेटल है नॉन मेटल? मेरे साथ बोलिए आप, टेक्नीशियम अंत में जैसे ही यम आएगा वो सारा धातु होगा। तो टेक्नीशियम क्या है? धातु है। तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ दे कि पहला पहला कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले धातु कौन है? तो टेक्नीशियम। याद रहेगा कंप्लीट। इसके बाद मतलब प्रोथोरियम बनाया गया, प्रोथियम, मतलब इसके अलावा प्लूटोनियम भी, प्लूटोनियम हालांकि प्राकृतिक है, लेकिन उसके कई समस्थानिक बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से। ये बात याद रहेगा आपको। पूरा कंप्लीट है। चलिए ये कंप्लीट है पूरा। अब देखिए जो स्टेट के आधार पर बात करें, तो स्टेट के आधार पर बात करें तो जो तत्व है, तत्व के 3 रूप मौजूद हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। हालांकि अवस्था तो जानते 3 ही होता है। अब ठोस द्रव गैस की बात करें तो ठोस कितने हैं? तो देख लीजिए, बहुत आसानी से मैं बताता हूं। एक बात आपको याद रखना है, जितने भी तत्व उसमें लिक्विड है सिर्फ 2। कितने हैं? 2। जिसमें से एक है हमारा, वो है पारा, मरकरी जिसे कहते हैं, और एक है हमारा जिसे कहते हैं ब्रोमीन। हालांकि मैं एक वर्ड बताता हूं, जो आप इसे पारा कह रहे हैं, इसका सही नाम है हाइड्राजाइरम। हाइड्राजाइरम, अंत में आ रहा है यम। इसका मतलब पारा जो है मरकरी है, धातु है। तो अगर आपसे पूछे कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले कितने तत्व मौजूद है हमारे पास? सिर्फ 2, एक पारा एक ब्रोमीन। और पारा को कहते हैं हाइड्राजाइरम, Hg। क्या कहते हैं? Hg। और ब्रोमीन क्या है? Br। अब यहां से एक बात और बताता हूं, जिसके अंत में यम आएगा वो धातु होगा, और जिसके अंत में न आएगा, न, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन अंत में ना आ रहा है, वो सामान्यतः मतलब 1-2 पर लागू नहीं होता, बाकी सब पर लागू होते हैं। और किस पर लागू नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा, आपको याद रहेगा। तो याद रखना ब्रोमीन क्या होगा? धातु का धातु, तो ब्रोमीन होगा अधातु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब ये क्या याद रहेगा? पारा या मरकरी। इसका लैटिन नाम क्या है? हाइड्राजाइरम। इसलिए संकेत क्या है? Hg। ब्रोमीन का संकेत है Br। और ब्रोमीन का याद रखना, ब्रोमीन का जो कलर है, ब्रोमीन का कलर लाल रंग का होता है, एकदम लाल रंग का, इसलिए इसे रक्त धातु या लाल धातु कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे पारा, तो पारा का अगर आप थर्मामीटर में देखे होंगे, वो बिल्कुल एकदम चांदी जैसा चमाचम चमकते रहता है। और चांदी जैसा चमकने के कारण ऐसा लगता है कि शांति से बैठा हुआ है चांदी, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पारा को क्या कहते हैं, तो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे, आप पहले क्लास किए होंगे कहीं, तो आपको पता होगा कि जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो एकदम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू बातें नहीं। चलिए बताइए कंप्लीट है। अब सवाल है, ठीक है सर, लिक्विड तो हम जान गए, जितने भी तत्व उसमें से 2 है लिक्विड, सॉलिड कितने हैं, गैस कितने हैं? तो एक बात बताता हूँ, गैस में बता देता हूँ, गैस है मात्र 11। वो आप पता कर सकते हैं कैसे 11 है। तो 6 है अक्रिय गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। देखिए ऑग्नेशियम नया खोजा गया है, लेकिन अभी उसको हम लिस्ट में नहीं रखेंगे। तो 6 है अक्रिय गैस, और बाकी आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम याद किए होंगे, तो शुरू के 5 हैं, जिसे बोलिए मेरे साथ, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम तो अक्रिय गैस में आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नियॉन आ गया इसमें अक्रिय गैस में। तो टोटल अगर आप मिलाएंगे, आगे हो जाएगा क्लोरीन। तो बाकी जितने मिलाएंगे तो 11 गैस पूरते हैं। हालांकि मैं जब गैस बताऊंगा तो फिर बताऊंगा चीजें, घबराना नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये बताऊंगा वो बताऊंगा, पता नहीं और कितना लेक्चर होगा, बहुत कम लेक्चर होगा, मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर होगा, उसके बाद पूरा केमिस्ट्री टनाटन। तो चलिए बताइए गैस कितने हैं, तो गैस है 11। अब मुझे बताइए टोटल तत्व 118 है, 118 में 11 हो गया गैस और 2 हो गया लिक्विड, 13। अब बचा कितना? तो सॉलिड हो गया 105। अब देखिए S5 जैसा लग भी रहा है, तो 105। आज के बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ठोस कितने बता देंगे, द्रव कितने बता देंगे, गैस कितने बता देंगे? लिक्विड कितने? 2, गैस कितने? 11,
और 11 2 13 बचा 105 क्या होगा ठोस। बात खत्म। चलिए अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तत्व को 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु है, अब धातु क्या होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अधातु क्या होगा डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, और उपधातु क्या है पढ़ेंगे। हालांकि इस लेक्चर मुझे लगता है पूरा कंप्लीट धातु में लग जाएगा। अब धातु की बात करें तो धातु से बहुत सवाल आते हैं। अब धातु कितने हैं ये भी सवाल मन में आएगा, अधातु के ये भी सवाल, उपधातु कितने ये भी सवाल आएगा। एग्जाम में सवाल जो पूछेगा मैक्सिमम उपधातु की संख्या पूछेगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। उपधातु की संख्या है 7, अभी फिलहाल याद रखिए। कौन कौन है वो भी बता दूंगा। अधातु की संख्या कितनी, तो अधातु की संख्या है 22। जितनी गैस है गैस को दुगना कर दीजिए वही अधातु होगा, ठीक है। तो अधातु की संख्या कितनी है 22। लेकिन अगर धातु की संख्या पूछे तो धातु की संख्या हो जाता है 89। पूरा जोड़ लीजिए, 9 2 11 11 7 8, लास्ट में 18 118 ही होगा। बताइए याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे तो हमें पढ़ना है जितने भी तत्व हैं वो तत्व सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे पृथ्वी का पाठ यहाँ देख लीजिए, अचानक होता है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे देखिए पृथ्वी, आप जानते हैं जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ, इसको हम अगर प्रॉपर कट किए ऐसे, तो आप जानते हैं ऊपर वाला पार्ट उसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं इसे, क्रस्ट। और इसे हिंदी में कहा जाता है भू प्रॉपर्टी। कौन सा पार्ट है ये, क्रस्ट। और ठीक नीचे वाला पार्ट को कहा जाता है कोर। हालांकि बीच में मेंटल भी होता है। और आप याद रखना है कि जो क्रस्ट का पार्ट है, कोर का पार्ट है, इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। मतलब सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु कौन है, सर्वाधिक पाए जाने वाले अधातु कौन है, सर्वाधिक पाए जाने वाले उपधातु कौन है, सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है। अभी बिहार पुलिस के एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कोर से पूछ दिया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में, मतलब संपूर्ण पृथ्वी मिला के। और याद रखना पूछ दिया जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में, हालांकि कोर ए पार्ट है, पूरा को मिला देंगे इसके बाद मेंटल होगा, पूरा को मिला देंगे तो संपूर्ण पृथ्वी होगा। संपूर्ण पृथ्वी में या फिर कोर और मेंटल को मिला के जो बच जाता है पृथ्वी, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। इसके अलावा पूछ दिया जाता है कि मानव में, तो मैंने महामानव बना दिया चाणक्य, तो मानव में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, धातु कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, अधातु कौन सा, उपधातु कौन सा। एकदम याद हो जाएगा, एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्रस्ट में कौन कौन सा धातु पाया जाता है, मतलब कौन कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसके लिए बहुत आसान है। अगर आप ज्योग्राफी जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, इसको ठीक से देखिए, पृथ्वी है, इसके 3 पार्ट होते हैं ऐसे। इस पार्ट को कहा जाता है सियाल, इस पार्ट को कहा जाता है सीमा, और इस पार्ट को कहा जाता है नीफे। नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि जिस पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सियाल कहा गया। बीच वाले पार्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे सीमा कहा गया। और जो बीच का पार्ट है कोर, कोर देख लीजिए, इसको बांटेगा ऐसे, ऐसे बांटेगा, तो बाहरी पार्ट है उसको सियाल कहा गया, बीच का पार्ट है जो बाहरी पार्ट है उसको सियाल कहा गया, बीच का पार्ट इसे सीमा कहा गया, और जो एकदम सेंटर का पार्ट है, मिडिल पार्ट और सेंटर का पार्ट, उसे कहा गया नीफे, क्योंकि इसमें निकेल और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अब यहां से हम लोग एक ट्रिक डेवलप करने का कोशिश किए हैं। सियाल जो प्रॉपर आएगा, सियाल याद रखना है क्रस्ट वाला में आएगा, और सीमा जो आएगा वो कोर वाला में आएगा। ट्रिक, ठीक है, वो बड़ी लंबा ट्रिक है, हालांकि अभी एग्जाम उतना उपयुक्त नहीं होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा डीप सवाल पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा 1-2 मिनट हमको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीख जाएं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के क्रस्ट या पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में जो पाए जाने वाले तत्व उसका क्रम बताइए। ये बताने में कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरा तत्व लिख देते हैं ऐसे, हालांकि उन्हें भी याद नहीं रहता है। तत्व लिख दें, उसका परसेंटेज लिख दें, आप रटते रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं आप रट लेंगे, आप उसे भूल जाएंगे। लंबे समय तक आप डाटा याद नहीं रख सकते हैं। लंबे समय तक कंसेप्ट को याद रखा जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट समझने वाली चीज है, डाटा नहीं याद रख सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है, ट्रिक, उसे आप 4-5 बार दोहरा लीजिएगा गैप करके। कई बार हम क्या करते हैं, एक ही बार दोहरा लेते हैं, ओ सी अल्फे का नाक, ओ सी अल्फे का नाक, ओ सी अल्फे का नाक। आप एक बार रट लिए, वो आपको कुछ समय बाद लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको लंबे समय तक है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो याद रखना है अगर आप अभ्यास करेंगे, विद्या की रक्षा हमेशा अभ्यास से होती है। अगर आप अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास करने का कंडीशन ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में भर दिन एक्सरसाइज कर लेते पूरा एकदम 6 पैक एब्स पूरा एकदम हो जाएगा। आपको गैप करना होगा, आज किए अब कल गैप नहीं कर देना है, आज की फिर आज रेस्ट कीजिए, फिर कल कीजिए। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना है। तो चलिए भू प्रॉपर्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका बहुत आसान तरीका, आप मेरे साथ बोलिए। सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। मैं लिखता हूं, कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है सिलिकॉन। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद है एल्युमिनियम। इसके बाद क्या है, लोहा। इसके बाद क्या है, कैल्शियम। इसके बाद क्या है, सोडियम।
उसके बाद क्या है पोटेशियम, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन। तो ये तत्व है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि पूरा भू प्रॉपर्टी में जो पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी है ऊपरी सतह है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है तो ऑक्सीजन। उससे 2 नंबर पर कौन सा है सिलिकॉन। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया पूछे कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में भू प्रॉपर्टी में तत्व पाए जाते हैं आप आराम से बता देंगे। लेकिन सवाल है कि मुझे तो याद है आपको याद नहीं होगा। कैसे याद है मुझे भी याद नहीं है। हालांकि इसका एक ट्रिक मैंने डेवलप कर लिया और ट्रिक डेवलप करके हालांकि मतलब लंबे समय से पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते पढ़ाते तो याद हो ही जाता है चीजें। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसका मैं एक ट्रिक डेवलप कर लिया वो ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1-2 बार दोहरा लेंगे गैप करके आज दोहरा लिए कल दोहरा लिए परसों दोहरा लिए आपको हमेशा याद हो जाएगा। चलिए याद है मैंने क्या बताया था कि सियाल वाला जो ट्रिक होगा सियाल वाला भू प्रॉपर्टी में होगा। देखिए इसमें सियाल आ रहा है तो याद रखना है ओ सियाल। सियाल समझना है कि कोई एक इमेज बना लीजिए सियार जैसा ठीक है। एक सियार है उस प्रकार का कोई जानवर है या कोई आदमी का नाम रख दीजिए सियाल। मान लीजिए कोई सियाल है ठीक है। ठीक है अब उसका क्या कीजिए उसका नाक फेंक दीजिए या नाक कोई सियाल हो अपना नाक ऐसे लिया और फेंक दिया तो देखिए ओ सियाल फेंका नाक मांगती है ठीक है। और मांगती है सॉरी MGTI होगा MGTIH। आप यहां से बोलिए मेरे साथ ओ सियाल फेंका नाक मांगती है ओ सियाल फेंका नाक मांगती है ओ सियाल फेंका नाक मांगती है आराम से निकल जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है ओ सियाल फेंका नाक तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उसके बाद सिलिकॉन उसके बाद मैं ऐसे कर देता हूं उसके बाद एल्युमिनियम उसके बाद लोहा उसके बाद कैल्शियम उसके बाद सोडियम उसके बाद पोटेशियम उसके बाद मैग्नीशियम उसके बाद टाइटेनियम उसके बाद हाइड्रोजन आ गया। लेकिन एग्जाम वाला कुछ बदमाशी कर दे वो पूछ दे कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन है। तो मैंने अधातु का तरीका बताया है। अधातु का मैं ही तरीका बताया कि कोई भी तत्व है उसको बोलिए अंत में अगर न आ जाए तो वो अधातु होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन वो हो टकरा गया ना रहा लास्ट में इसका मतलब अधातु है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन है तो अधातु भी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है तो भी ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सा है तो भी ऑक्सीजन। अब बोले सिलिकॉन सिलिकॉन उपधातु ये आप याद रख लेंगे ठीक है। सिलिकॉन क्या है उपधातु मेटालॉइड से सब मेटल कहते हैं इसे उपधातु। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु कौन है तो सिलिकॉन क्योंकि ऑक्सीजन के पास सिलिकॉन ही आ रहा है। और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है तो आपको याद रखें एल्युमिनियम। कोई दिक्कत नहीं एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है ज्योग्राफी में भी आ सकता है क्वेश्चन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन है लोहा उसके बाद कौन है कैल्शियम उसके बाद कौन है सोडियम उसके बाद पोटेशियम। आप एक लाइन से लगातार धातु ही है फिर हाइड्रोजन है। तो मुझे बताइए ये बातें कंप्लीट हुआ। एक बार मेरे साथ बोलिए अगर आप सियाल हैं तो आप क्या फेंकिएगा बात नहीं फेंकना लंबी लंबी ठीक है नीरज चोपड़ा जैसा। हालांकि नीरज चोपड़ा तो सही चीज फेंकते हैं। तो याद रखना है कि क्या बोलना है कि अगर आप सियाल हैं तो आपको क्या फेंकना है अपना नाक। तो ओ सियाल फेंका नाक बस 1-2 बार लिखने का लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये चीजें जो है लिखने से ही आपको याद होगी। ओ सियाल फेंका नाक बताइए कोई डाउट। अगला लग रहा है नाक फेंका गया मेरा। चलिए अब कोर की बात करें। ये पृथ्वी है। अब कोर वाला पार्ट है कोर वाला में क्या ट्रिक होगा सीमा। तो इसके लिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन सा तत्व है ठीक है। तो कोर में सबसे अधिक मात्रा में मैंने बताया कोर सेंटर में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में आयरन। तो इसीलिए याद रखना है इसमें सबसे अधिक मात्रा में होगा लोहा। तो इसका एक ट्रिक ही बता देता हूं मैं डायरेक्ट लाओ सीमा ला ओ सीमा ठीक है याद रहेगा। बस इतना से काम आपका चल जाएगा लेकिन आगे भी आप जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। मैं ऐसा अनुमान आपसे करूंगा मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे अनुमान उम्मीद कर रहा हूं कि आप शुरू के कम से कम 4-5 तत्व याद रखेंगे एग्जाम में सफिशियंट होगा। मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस का जब एग्जाम होगा क्योंकि बिहार का एग्जाम है और यहाँ ये बिहार है बाहर है कुछ भी हो सकता है। तो कई बार 7वां नंबर तक पूछ दिया गया है ठीक है। दरोगा में 7वां नंबर तक पूछा गया है। आपको लग रहा होगा कि नहीं बीपीएससी में तो नहीं आएगा बीपीएससी का लेवल है कोई लेवल नहीं है। सवाल कहां से बन जाता है आप देख लीजिए 17वीं में स्टैटिक सवाल आ गए थे 17वीं जब री एग्जाम हुआ तो कॉन्सेप्ट हाईफाई कॉन्सेप्ट से सवाल आ गए। इसीलिए एक बार आपको तो ढूंढ के नहीं पढ़ना है मैं एक साथ इकट्ठा दे रहा हूँ मक्खन दे रहा हूँ आप मक्खन लीजिए खा लीजिए मक्खन हमेशा फायदा किया है आपको ही फायदा करेगा। चलिए तो क्या याद रखना है लाव सीमा। और एक नाम याद रखें सीमा की एक फ्रेंड उसका नाम है निशा ठीक है। और निशा के पास बहुत सारा आलू है आपको पता है सब्जी बहुत महंगा है ठीक है आसमान छू रहा है सब्जी का दाम। तो अब की बात चलिए तो लाव सीमा निशा का आलू
निशा का आलू, एकदम निकालेंगे आप। ट्रिक याद रखना है ये किसका है, कोर का। तो लास्ट याद रखना है लोहा, उसे याद रखना ऑक्सीजन, लोहा का संकेत Fe, ऑक्सीजन का संकेत O, और सी सिलिकॉन, और M से मैग्नीशियम, और निशा नी से निकेल, और स से सल्फर, क से कैल्शियम, और एल्युमिनियम। ठीक से देख लीजिए, याद रहेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछो कि पूरे पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में, या फिर पृथ्वी के कोर में, ठीक है, कोर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से, तो आपको याद रखना है लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि अधातु कौन सा है, तो देख लीजिए ऑक्सीजन 2 नंबर पे आ गया। सवाल पे ध्यान देना है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु कौन सा, तो उपधातु तो ऊपर हो नीचे हो, हमेशा सिलिकॉन होगा। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं, अगर इस पर लंबा डिस्कशन नहीं करना है। अब सवाल पूछ दिया जाए कि मानव के शरीर में, ठीक है, कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें बहुत सारे तत्व है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मतलब चनका, अगर चनक का नाम भी याद रखें तो काम हो जाएगा, वो चनक। या फिर एक मूवी आई थी, उसका नाम था क्या कहना, याद है, हाँ कहना ऐसे करके। तो चलिए आप याद रखिएगा, अगर आप मूवी नहीं देखे तो चलिए चनक से एक लाइन याद रखिए कि चाणक्य जो है, अगर मान लीजिए कि चाणक्य बहुत पढ़े लिखे पूरा, और आजकल चलता है ना कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना की दुनिया में एक चीज चलता है कि नमक पढ़ा के खिला दिया, चावल पढ़ा के खिला दिया, पता नहीं चावल कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता। तो चलिए चाणक्य जी हैं, और ये लग रहे हैं ऐसे पूरे कि बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, किसी चीज को वशीभूत कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक याद रखना है इनका कि ओ चनका, अब मान लीजिए चाणक्य है, ठीक है, बहुत बड़े मतलब ज्ञानी है, चाणक्य है, लेकिन अगर बिहार में प्रॉपर अभी के समय में इनके दोस्त वगैरह होते हैं तो क्या चाणक्य चाणक्य कहते नहीं, नाम लगा देते हैं ना, जैसे रवि नाम है तो लोग रविया ऐसे कर देते हैं, किसी का नाम मनोज होगा तो मनोजबा, ऐसा। तो चाणक्य का नाम क्या हो जाएगा, चनका, ऐसे। तो याद रखना है ओ चनका पीके से NaCl मांग लो, ताकि पढ़ के खिला दे, पूरा एकदम घनानंद को वशीभूत कर ले। चलिए अब यहां से मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप लंबा नहीं याद कर सकते हैं, टाइम नहीं, तो शुरू का 4 याद कर लीजिए। ओ चनका, तो ओ यानी मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तो आप लगेगा हाँ सर ऑक्सीजन तो होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। 2 नंबर पर कौन होगा, तो कार्बन। 3 नंबर पर नाइट्रोजन, चनका, ठीक है, और 4 नंबर पर कैल्शियम। अरे समझ में, तो इतना आपको याद रखना, ओ चनका। और चनका में एक चीज और याद रखना है, चनका का जो इस चनका अंग्रेजी में लिखना है, 1 मिनट, ओ चनका, तो चनका अंग्रेजी में लिखिए, चनका CHNCA, ओ चनका ऐसे। तो देखिए यहां से लग रहा है 1 नंबर पर ऑक्सीजन, 2 नंबर पर कार्बन, 3 नंबर पर हाइड्रोजन, 4 नंबर पर नाइट्रोजन, और 5 नंबर पर कैल्शियम। तो इतना आप याद रख लीजिए। अब आपके एग्जाम में, अभी बिहार पुलिस का जस्ट जो एग्जाम है उसमें सवाल आ गया था कि मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है, तो तत्व कौन से, ऑक्सीजन। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन से। अब लोगों को लगता है कि हमारे शरीर में तो खून है, खून में उबाल है। अब खून में हीमोग्लोबिन, हीमो लोहा को कहते हैं, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब ये इसका मतलब है शरीर में सबसे ज्यादा होगा लोहा। लेकिन आप भूल रहे हैं आपके शरीर में हड्डी भी है, जो बाहर से भी दिखता होगा। अब याद रखना हड्डी है, हड्डी किसे बनाता है, कैल्शियम से। याद रखना है कि अपने शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद हड्डी बना होता है फास्फोरस से, तो फास्फोरस पाया जाता है। देख लीजिए लोहा का स्थान बहुत पीछे है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको 1-2 बार आप दोहरा लेंगे, हालांकि इसका क्लिप कटवा के मैं अलग डलवा दूंगा, तो आप रील्स के तौर पर बार बार देख सकते हैं। इसे व्यू के लिए नहीं, इसलिए डाल दूंगा कि आपको कम समय में बार बार रिवाइज वहां से कर सकते हैं। तो ओ चनका पीके से NaCl मांग लो, आप आराम से बता सकते हैं बॉडी में कौन सा तत्व का मात्रा ज्यादा है, किसका मात्रा कम है। अब बताइए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन से, तो ऑक्सीजन, और उसके बाद का धातु कार्बन, उसके बाद का धातु हाइड्रोजन, उसके बाद का धातु नाइट्रोजन, यानी OCH है ना। ये भी आप जानते होंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हमारा बॉडी बना हुआ है, और इसी से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से हमारा बॉडी बना हुआ है। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को उठा के आप पहले फेंक दीजिएगा, तो यहाँ तो ऑक्सीजन गायब हो गया, गायब हो गया ना पूरा। तो ये हमारा क्रम हो गया अधातु का, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा क्रम। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। अब मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, बिहार छोड़ दीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम हो, अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। कंप्लीट, आगे बढ़ूं। अब फ्रेश टॉपिक। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा धातु धातु पहचाना सिखाऊंगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए।
कोई मतलब इधर उधर तो नहीं होता ना कई बार कि कुछ ऐसा पढ़ा दे, कुछ ऐसा बार बार चीज बता दे कि दिमाग घूम जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एनर्जी से आते हैं, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप धातु धातु पहचान सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, हाइड्रोजन अंत में अगर एन आ रहा है, इसका मतलब जिसके अंत में एन आएगा वो होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल, अरे समझ में। और जिसके अंत में यम आएगा यूएम, वह होगा मेटल, लेकिन हीलियम को छोड़ के, ठीक है। चलिए हीलियम के अंत में यम आ रहा है, फिर भी वो नॉन मेटल है। हालांकि मेटल नॉन मेटल इनर्ट गैस में अभी तक पूरा क्लियर डिसाइड नहीं हुआ, हालांकि इसको फिर भी हम नॉन मेटल में रखेंगे। तो हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम क्या है, नॉन मेटल। यम आने के बाद यहां से पढ़िए, लिथियम। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और अगर पॉसिबल हो तो है। चलिए पढ़िए, लिथियम अंत में यम आ रहा है, क्या है, धातु। बेरिलियम अंत में यम आ रहा है, क्या है, धातु। बोरॉन अधातु, ठीक है। कार्बन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, फ्लोरीन अधातु। अब याद रखना, एन के साथ ई भी हो, एन हो या एन के साथ ई हो, एन ई हो, तो भी नॉन मेटल हो जाएगा। नियोन अधातु। अब देखिए, सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम धातु, सिलिकॉन अंत में एन आ रहा है, नॉन मेटल होना चाहिए। याद रखना है, सिलिकॉन उप धातु मेटालॉइड से सब मेटल है। फास्फोरस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यम होगा तो धातु होगा, ये इसको छोड़कर जो भी होगा अधातु होगा। तब फास्फोरस क्या हो गया, अधातु। सल्फर क्या हो गया, अधातु। क्लोरीन क्या हो गया, अधातु। आर्गन क्या हो गया, अधातु, नॉन मेटल। पोटेशियम धातु, कैल्शियम धातु, सोडियम धातु, टाइटेनियम धातु, वेनेडियम धातु, क्रोमियम धातु। अब मैग्नीज है, मैग्नीज का सही नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो क्या होगा, धातु। याद रखना है। अब इतना बात आप समझ रहे हैं, पूरा कंप्लीट। मैग्नीशियम और से मैग्नीज की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हालांकि मैग्नीशियम को ही सही भाषा में प्रणाम से जब करते हैं तो मैग्नीशियम ही किया जाता है। कंप्लीट है। तो देखिए यहां से हम लोग अच्छा आयरन के बारे में लोगों के दिमाग में, अच्छा आयरन, आयरन तो आयरन है, फिर एक ऐसे आयरन का सही नाम होता है फेरम, अंत में यम आ रहा है। तो याद रखना, हम इस प्रकार से धातु धातु पहचान सकते हैं, मैक्सिमम, सब नहीं मैक्सिमम। लगभग धातु कितने हैं भूल गए आप, धातु है 89। 89 में 72 धातु इस कंसेप्ट पर काम कर जाते हैं। हालांकि आपको 72 याद नहीं रखना है। चलिए अब है धातु के गुण, धातु है क्या। तो देखिए धातु क्या है, आप बार बार सुने होंगे मेटल मेटल मेटल, धातु धातु, धातु है क्या। तो मैं भी बताता हूँ धातु क्या है। किसी पदार्थ का अगर डिफाइन करना हो, उसके बारे में बताना हो, तो उसका आप गुण बता दीजिए। गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो हम भौतिक गुण पर पहले बात करेंगे, फिर रासायनिक गुण पर बात करेंगे, उसके बाद हम धातु का एक मोटा मोटी आइडिया ले लेंगे। चलिए अब है धातु, धातु है क्या, तो इसके बारे में पढ़ना है तो आसान तरीका है धातु पढ़ने का ये वाला। सबसे पहले धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल, METAL। और बहुत सारे धातु की बात करें तो क्या कहेंगे, मेटल्स। इसको आप ठीक ठीक से लिख दीजिए, METALS। देख लीजिए ठीक से, अगर ठीक से आप देखेंगे तो मेटल्स हो गया पूरा। और M फॉर होता है मैलिएबल, E फॉर इलास्टिसिटी। हालांकि इलास्टिसिटी से ज्यादा बढ़िया वर्ड यहाँ होगा डक्टाइल, याद रखना है। इलास्टिसिटी से बढ़िया वर्ड क्या होगा, डक्टाइल। अच्छा, T से याद रखना है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। A से याद रखना है एलवाई, और L से याद रखना है लस्टर, और S से याद रखना है सोनरस और सॉलिड। चलिए ये जो मेटल का नाम ही रखा गया है, उसके भौतिक गुण को समेट कर रखा गया है, ये आप याद रहेगा। अच्छा, M से मैलिएबल, मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैलिएबल मतलब, मैले मतलब होता है मारना, और एबल होता है मारने के बाद भी चौड़ा होते जाए। इसका मतलब मारने को क्या कहते हैं, आघात। और चौड़ा होते जाए उसको क्या कहते हैं, बद्ध, बढ़। इसका मतलब अगर किसी चीज पर हम आघात करें और वह बढ़ने लगे, उसे कहा जाता है आघात वर्ध, आघात वर्ध। तो याद रखना, मैलिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं, आघात वर्ध, आघात वर्ध, याद रहेगा। तो धातु का जो सबसे पहला गुण है वो क्या है, आघात वर्ध का गुण, ठीक है। अच्छा, इलास्टिसिटी मतलब बचपन में एक रबड़ वाला पैंट पहनते होंगे, ठीक है। अब वो पैंट पहनते होंगे प्रॉपर, तो देखे होंगे इलास्टिक होता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा स्ट्रेचुअल करके पैंट आता है ऐसे, या स्ट्रेचुअल शर्ट आता है, वो एक कम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला लड़का पहन ले उसको भी फिट हो जाएगा। एक आ जाए ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला लड़का, पूरा लंबा चौड़ा मतलब हट्टा कट्टा 3-4 कट्ठा का, वो भी पहन ले उसको भी हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि उसको कहते हैं इलास्टिक। कई बार क्या होता है कि रबर, मतलब बचपन में ऐसा करते थे स्कूल वगैरह में कि एक रबर होता था, और रबर ऐसे लेके मतलब जो प्रार्थना का लाइन लगा हुआ उसमें खड़े हैं, ऐसे रबर लेके खड़े हैं, और कोई लड़का आगे
तू ही राम है, तू रहीम, ऐसे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब उसको सटाक से आराम से इलास्टिक रबर ऐसे खींचते थे और कुछ नहीं करना है, एक बार खींचने से दम लगाना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर जो करेगा वो करेगा वो। तो याद रखना, इलास्टिक मतलब जब किसी चीज को हम खींच देते हैं उसका आकार बड़ा हो जाता है। आ रहा समझ में? छोड़ेंगे तो छोटा जो उसको इलास्टिक कहते हैं, लेकिन किसी चीज को हम खींच दे और छोड़ने के बाद भी उसका आकार छोटा ना, उसे कहते हैं डक्टाइल। क्या कहते हैं? डक्टाइल, तन्य। क्या कहते हैं? तन्य। तो यहाँ इलास्टिक से ज्यादा बढ़िया वर्ड क्या होगा? डक्टाइल। मैं इसको हटा के यहाँ के लिए क्या लिखता हूँ? डक्टाइल। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिस गुण के कारण किसी पदार्थ को हम खींच सकते हैं। हालांकि टेम्परेचर देना पड़ सकता है, प्रेशर देना पड़ सकता है, प्रेशर लेना पड़ सकता है, लेकिन जिस पदार्थ को हम खींच कर उसका तार बना सकते हैं उसे कहते हैं डक्टाइल। बचपन में अगर आप पुराने जमाने के हैं, पुराने जमाने का मतलब अकबर के टाइम का नहीं कह रहा हूँ, आप लालटेन वगैरह पे पढ़ाई किए होंगे या ऐसे क्षेत्र से आते होंगे जहाँ बिजली की अभी भी ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होगी, तो आप लालटेन पे पढ़ते होंगे, लालटेन लैंप पे पढ़ते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पेन से लिख रहे हैं और पेन में एक रिफिल होता है, ठीक है, लिड जिसे कहते हैं, उसको हम कई बार क्या करते हैं, लालटेन या लैंप पे ऐसे रख देते हैं और रखने के बाद वो मेल्ट कर जाता है बीच से। फिर दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ते हैं और जियो रे बाहुबली ऐसे करके खींचते हैं। जैसे ही खींचेंगे तो बीच में रेसा रेसा निकल जाता है। ऐसा हुआ कभी? रेसा रेसा जैसा निकल जाता होगा, इसी को कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। इसका मतलब उसको खींच के हम तार बना सकते हैं। वैसे ही बड़े बड़े मेटल को लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। इस गुण को कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? डक्टाइल। हिंदी में क्या कहेंगे? तन्यता। इसका मतलब धातु में एक तो गुण है आघातवर्त, दूसरा गुण है तन्यता। याद रहेगा। तीसरा, धातु जो होते हैं, धातु को देखिएगा कई बार आप खाना वगैरह बनाते होंगे तो एक जो करछुल बोलते हैं, करछुल है, स्पैचुला, अब वो है, उसे आप भंजिया तल रहे हैं, कभी उसको छोड़ दिए और सब्जी बना रहे हैं, उसको सब्जी को तल रहे हैं, और उसको कढ़ाई में कई बार छोड़ दिए, कढ़ाई में छोड़ने के बाद चले गए बाहर थोड़ा देर के लिए, फिर वापस आए और जैसे ही स्पेचुला को, करछुल को जैसे ही पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद पूरा एकदम हाथ जल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धातु ऊष्मा को चलाती है। क्या करती है? ऊष्मा को चलाती है। ऊष्मा को चलाने का मतलब अगर एक सिरा पे आप ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा वहीं ठहरे नहीं रहेगी, ऊष्मा चल चल के दूसरे सिरा तक आ जाती है, जिसे कहते हैं ऊष्मा का चालकता। वही गांव में आप क्या करते होंगे कई बार कि जैसे खाना बना रहे हैं तो वही सोच लीजिए, कई बार ऐसा हुआ है कि लोहा आप डाल दिए चूल्हा में, जो चूल्हा आपके घर में है उसमें आप लोहा डाल दिए और उसमें आप लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी को आप देखते हैं, लकड़ी को चूल्हे में लगा के छोड़ देना या फिर चूल्हे में से लकड़ी को खींच लेना क्यों आसान है? क्योंकि लकड़ी अधातु है और अधातु में ऊष्मा नहीं चलती। किसी लकड़ी को आप गर्म करेंगे तो जो सिरा गर्म करेंगे वही गर्म होगा, बाकी सिरा उसका जैसे कि तैसे रहेगा। लेकिन आप लोहा को गर्म करेंगे तो लोहा के जिस सिरा को आप गर्म करेंगे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अरे समझ में फैल जाता है पूरा। तो याद रखना चाहिए कि धातु होती है ऊष्मा की, क्या होती है? सुचालक। इसलिए कहा गया कि ऊष्मा के बारे में, मेटल के बारे में टी से, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब थर्मल इसमें चलेगा। अरे समझ में। और साथ में आप कभी ऐसा किए हैं, लोहा लिए या कोई तार लिए, वायर लिए और उसको किसी बिजली का जो बोर्ड है उस बोर्ड में ऐसे डालकर पकड़े हुए हैं। आप ऋतिक रोशन से ज्यादा बढ़िया डांस कीजिएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, टाइगर श्रॉफ जैसा भी। ठीक है ना? ऐसे ऐसे नाचते रहेगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु विद्युत का भी सुचालक होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन है, आयरन, ठीक है, आयरन पर पॉजिटिव चार्ज, पूरा इलेक्ट्रॉन जो है प्रॉपर आपके बॉडी में आएगा और आपका जो आयरन है प्रॉपर उसे लेके चला जाएगा, पूरा खून को सोख लेता है, पूरा पानी को सोख लेता है। तो याद रखना कि जो धातु है वो विद्युत का भी सुचालक होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रहेगा। इसका मतलब धातु की एक गुण या घातवर्ध होते हैं, दूसरा गुण या तन होते हैं, तीसरा गुण या उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रहेगा। अच्छा, धातु की ओर, धातु से मिश्र धातु बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह बातें पूर्ण रूप से सही, सिर्फ धातु से नहीं बनाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ धातु की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें कुछ हद तक अधातु भी मिलाए जा सकते हैं, जैसे कार्बन मिलाए जा सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। मिश्र धातु के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, छोटा सा 5 से 7 मिनट का क्लास लेकर आऊंगा, पूरा मिश्र धातु को पवित्र कर दूंगा। पूरा दुनिया में, भारत में जितने भी एग्जाम होंगे सवाल वहीं से आएंगे। ठीक है? ऐसे आप याद रखना चाहते हैं तो मिश्र धातु में 2-3 याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछिए रंगा शोल्डर किससे बने होते हैं तो आपको याद रखना है सीसा टीन से, फ्यूज सीसा टीन से, पित्तल जिंक तांबा से, स्टील लोहा कार्बन से। ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में मैक्सिमम यही क्वेश्चन जरूर घूमते रहते हैं। चलिए, उसके बाद है मिश्र धातु। तो धातु के एक खास गुण है कि मिश्र धातु से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एल से होता है लस्टर, चमकीला। अच्छा, आप कभी सोचिए ऐसा, किसी महिला को देखें कि बहुत बढ़िया सुंदर पार्टी हो रहा है, उस पार्टी में कोयला का झुमका बनवा के पहन के चली गई,
कभी ऐसा देखे हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि चमके हम, और हम चमके तो अलग लोगों का ध्यान जाए। वो हमेशा जो मतलब धातु के ही आभूषण बनवाते हैं, इसीलिए कि धातु चमकीले होते हैं। तो इसीलिए धातु का गुण क्या है? लश्चर। लश्चर मतलब होता है चमकीला। धातु क्या होते हैं? चमकीला। अब सवाल है धातु चमकीला क्यों होते हैं, सब पर हम बात करेंगे अभी। तो धातु कैसे होते हैं? चमकीला होते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कोयला में चमक नहीं, इसलिए कोयला क्या है? अधातु है, कार्बन का रूप है, अधातु है। सोनरस। सोनरस मतलब होता है कि इसमें खास प्रकार की ध्वनि होगी। जैसे आप कीजिए, लकड़ी लीजिए, लकड़ी पर अब सोचिए किसी का शादी हो रहा है और बैंड बाजा आ गया पूरा, जैसे गाँव में होता था ना पहले जो शादी होता था प्राचीन काल में, मैं प्राचीन काल का आदमी हूँ, उसमें आता था काजल ढोल ताशा ऐसे करके, ठीक है, मोहरा ढोल ताशा, मोहन ढोल ताशा ऐसे करके अब आ रहा है। अब मान लीजिए काजल ढोल ताशा आया, उसमें जो मतलब प्रॉपर बचपन में कई बार आप किए होंगे कि स्कूल में बैठे हुए हैं, बेंच है, डेस्क से बैठे हुए हैं, उस पर आप ताल ताल लगा के एकदम गाना गा रहे हैं। सोचिए आप एक तो गाना बहुत खराब गा रहे हैं, ऊपर से आप जो बजा रहे हैं वो और खराब बजा रहे हैं। तो इस पर पुरस्कार जो भी बनता है वो आपको मिला होगा स्कूल में, कभी कान के नीचे कभी गाल पर, ऐसा मिला होगा। अब सोचिए ठीक से कि एक मतलब सोनरस, एक अच्छी ध्वनि, बहुत अच्छी ध्वनि। अब सोचिए बैंड बाजा वाले जो आते हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते कि लकड़ी तो उनके पास होगा, 4-5 लकड़ी ले लेते, जैसे बचपन में आप ऐसे टिश जैसे पीटे होंगे, तो मान लीजिए लकड़ी ले लिया और लकड़ी लेकर क्यों नहीं बजाते ऐसे डू ऐसे करके, क्यों नहीं? इसका रीजन है कि धातु में बहुत बेकार साउंड होते एकदम आपकी तरफ, बहुत बेकार साउंड, और इतना बुरा साउंड जो सुन के किसी का दिमाग खराब हो जाए। अब सोचिए शादी में तो जीवन बनने की बात हो रही है, इसीलिए जितने भी ढोल ताशा वगैरह बनते हैं उसमें धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, बहुत सुंदर ध्वनि, जिसे कहते हैं टन या झन की ध्वनि। आप सुने होंगे मम्मी जब गुस्सा करती होगी तो थाली बजा देती होगी, और थाली पटक दी, उसमें वहां से आवाज आता है टन झन ऐसे। तो धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे कहते हैं टन या झन। तो धातु में विशेष प्रकार की क्या हुई? ध्वनि। इस गुण को कहते हैं ध्वनिकी। क्यों होता है इस पर बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में सवाल आएंगे, जो आएंगे उस पर बात करेंगे हम लोग। धातु जितने भी होते हैं सब सॉलिड होते हैं, धातु मैक्सिमम हार्ड होते हैं, सभी धातु सॉलिड नहीं होते हैं। एक धातु लिक्विड है जिसका नाम है मरकरी, बता चुका हूँ। धातु मैक्सिमम हार्ड होते हैं, कुछ धातु सॉफ्ट भी होते हैं, उस पर बात करेंगे। धातु में विशेष प्रकार की डेंसिटी होती है, धातु के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। धातु में जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस वो काफी लो होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। चलिए इतना कंप्लीट। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे धातु के भौतिक गुण में सबसे पहले आघात वर्ध। अब जल्दी से बताइए आघात वर्ध क्या है? आघात मतलब मारना, वर्ध मतलब बढ़ जाना। अब लोहारी में कभी गए हैं, जो लोहार है वो लोहार धातु को गर्म करते हैं, और धातु को गर्म करते हैं, पूरा गर्म हो गया, उसी समय उस पर अटैक करते हैं, अटैक करते हैं वो चौड़ा हो गया। किसी धातु पर जब हम अटैक करते हैं, किसी धातु पर क्या करते हैं हम? अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद अगर वो बढ़ जाए, इसे कहते हैं आघात वर्ध। इसका मतलब अगर किसी धातु का अगर सीट बनाना हो, किसी धातु का क्या बनाना हो? सीट बनाना हो, किसी धातु का चादर बनाना हो, चादर, ठीक है, चादर बनाना हो, किसी धातु को चौड़ा करना हो, तो धातु के किस गुण के कारण वो चौड़ा हो जाए तो उसे कहते हैं मैलिएबल आघात वर्ध, ठीक है। इसी कारण है कि आप जो करकट वगैरह गांव में जो घर बनते हैं उस पर छत बनता है लोहा का, टीन का, कई बार एल्युमिनियम का। ऐसा क्यों होता है? कई बार एल्युमिनियम का हम चादर यूज करते हैं, रदरफोर्ड जब प्रयोग किए थे उसमें सोना को लिए थे, इसलिए ऐसा होता है। हम लोहा के बहुत सारे ग्रिल वगैरह बना पाते हैं, लोहा के कई प्रकार के यंत्र बना पाते हैं, एल्युमिनियम के कई प्रकार के बर्तन बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु में आघात वर्ध के गुण है। आ रहा समझ में? अब सवाल है कि सबसे ज्यादा आघात वर्ध किस में है? किसको हम थोड़ा सा मारेंगे तो ज्यादा चौड़ा होगा, और किसको चौड़ा करके बहुत लंबे समय लंबे दूर तक चौड़ा किया जा सकता है? तो सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु उसका नाम है सोना। उसको और जितना चौड़ा हो उतना पतला हो सकता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पतला कौन सा धातु किया जा सकता है? तो सोना। याद रखना है आपको। तो सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु कौन है? तो याद रखना सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु 1 नंबर पर है सोना, और 2 नंबर पर उसका नाम है चांदी। ये आप याद रखिएगा। जैसे कोई पूछे आघातवर्ध क्या है तो गोविंदा के गाना याद रखिएगा, सोचो ना सनम कुछ सोचो ना, सोना चांदी, याद रहेगा। चलिए अब अगला है तन्यता। धातु में एक विशेष प्रकार की गुण होती है जिसके कारण उसको तान कर हम तन्यता, देखिए ना, तन्यता, डक्टाइल, डक्ट करना है, ठीक है, याद रखना है। डक बत्तख का मतलब बत्तख का जो अगला चोंच देखोगे काफी लंबा देखोगे, एकदम तन ताना हुआ, तो तन्यता, जिसको तान कर हम तार बना सकते उसको तन्यता कहते हैं। और याद रखना है जो आघातवर्ध होंगे वही तन होंगे। इसका मतलब तन्यता का भी गुण क्या है? सबसे ज्यादा सोना, उसके बाद चांदी। और सोना तो इतना ज्यादा तन है, आपको बता दो कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए कितना ज्यादा है,
1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, सिर्फ खींचा जा सकता है, क्योंकि कल होकर जब आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने के लिए पावर हाउस रहेगा लेकिन तार नहीं रहेगा। पता है, आपको भरोसा भी होगा इस चीज पे। तो याद रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भी सोना भी। हालांकि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? चांदी। तो बताइए आघात वर्ध कौन सा है? सोना चांदी। और तन कौन है? सोना चांदी। कंप्लीट है। चलिए अब इसके बाद उष्मा और विद्युत का सुचालक। तो उष्मा और विद्युत का सुचालक की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा उष्मा और विद्युत का सुचालक है, उसका नाम है सिल्वर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु जो है, धातु की सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा होगा। अरे समझ में? अब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव उतना ज्यादा होगा जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसलिए धातु में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब जो धातु में उष्मा की विद्युत की सुचालकता ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना, विरोध करना। तो इलेक्ट्रॉन के चलने में जो विरोध कर रहा है उसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि विरोध हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसे आप चांदी का तार लेते हैं, किसका तार लेते हैं? चांदी का। सिल्वर का तार लेते हैं। अब सिल्वर का तार जैसे लेंगे तो उसमें याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और उसमें विरोध करने वाले आगे जो होते हैं आपके समाज में, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव बहुत ऐसे होंगे जो विरोध करने वाले होंगे। अब सोचिए, विरोध करने वाले बहुत लोग हैं तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, सपोर्ट करने वाले सब है तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉन है जो सिल्वर है, सिल्वर। इसके बाद अगर बात करें तांबा, सिल्वर के बाद कौन सा? तांबा। इसके बाद बात करें गोल्ड, उसके बाद बात करें एल्युमिनियम, उसके बाद बात करें निकेल, उसके बाद बात करें लोहा। ये सब जितने हैं इस सब में याद रखना ये बहुत सारे मतलब एकदम चालक हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध की मात्रा कम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि सबसे ज्यादा सुचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन साए 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 फाए 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 आगे बढ़ने लगे तो कौन सा होगा? सिल्वर, चांदी। उसके बाद चांदी के बाद कौन सा होगा? तांबा। उसके बाद कौन होगा? गोल्ड। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद निकेल, उसके बाद लोहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, जितने भी तार हैं, जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु, उस धातु में सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, तो याद रखना आपको सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं। उसके बाद कौन सा है? तांबा। उसके बाद कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड का संकेत होता है Au। तो आप याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है सीता जी अनिल से चालाक हैं। हालांकि सीता जी है भाई, सबसे चालाक होंगे वो, तो सीता जी अनिल से चालाक हैं, तो चालाक से याद रखें, चालाकता का ट्रिक है ये। ठीक है, तो सी से कौन सा? सिल्वर, ता से तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद निकल, उसके बाद लोहा। इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, हम लोग जो बेसिक पहले पढ़ते थे उसमें चांदी और सोना, बस चांदी और तांबा याद रखते थे, लेकिन जब एग्जाम हुआ एक बार बीपीएससी डीएसओ का पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया कि निकेल और लोहा में ज्यादा सुचालक कौन है। अब बताइए कितना मुश्किल है याद रखना है। निकेल लोहा में लोगों को लगेगा लोहा तो हम आसपास देखते हैं लोहा ज्यादा सुचालक होगा, लेकिन है निकेल। तो याद रखना है चीजें कि सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सा है? सिल्वर, चांदी। उसके बाद तो देख लीजिए सीता जी कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद निकेल, उसके बाद लोहा। ये आप बार बार दोहरा लेंगे, जो काम का है वही मैं बता रहा हूं। चलिए ये क्या हो गया? विद्युत ऊष्मा का सुचालक। लेकिन सवाल है कि क्या सभी, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आघात वर्ध, क्या धातु को मारने पर सारे धातु बड़े हो जाएंगे? नहीं। आपको पता होगा जिंक भी धातु है लेकिन आघात वर्ध नहीं होते हैं। जिंक को आप मारिएगा तो जिंक टूट जाएगा। इसका मतलब कौन ऐसा धातु है जो आघात वर्ध नहीं है? तो इसकी एक्सेप्शन भी, अपवाद भी, और अपवाद में क्या है? जिंक। और कौन ऐसा धातु है जो तन नहीं है? तो अपवाद में क्या है? जिंक। अरे समझ में, जिंक को जब मारिएगा तो टूट जाएगा, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, टूट जाता है। अब सवाल है कि क्या सभी धातु विद्युत के सुचालक होंगे? नहीं। याद रखना है कि दो धातु, मतलब नॉर्मली विद्युत की सुचालकता उसमें बहुत कम होती है, और एक तो मैक्सिमम समझिए कि कुचालक ही है जिसमें विद्युत धारा चलती नहीं, उसका नाम है लेड, शीशा। शीशा धातु है फिर वो विद्युत की क्या है? कुचालक है। तो आपको इसमें याद रखना कि इसमें अपवाद क्या होगा? तो इसमें आपको याद रखना अपवाद के रूप में शीशा। लेड। और दूसरा याद रखना मरकरी। अगर आप कंफ्यूज हो गए, याद रखना है उष्मा और विद्युत का दोनों क्या है? कुचालक है। ठीक है, हालांकि मरकरी है, विद्युत का थोड़ा सुचालक है मरकरी, लेकिन उष्मा का तो कुचालक है। आपके मन में अगर कुचालक है तो फिर थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं? मतलब कुचालक प्रॉपर नहीं है, पूरा 100% कुचालक नहीं है, लेकिन उष्मा का कम चालक ही आप कह सकते हैं। अब सवाल है कि थर्मामीटर में यूज क्यों करते हैं? थर्मामीटर में इसलिए यूज करते हैं कि उष्मा इसमें कम चलती है। कम चलने का मतलब कि मरकरी का अगर आप तार ले लिए और मरकरी को तार लिए मरकरी का, और इसको आप इस तरह से गर्म करते तो बहुत लेट से उष्मा यहाँ तक पहुंचेगी। तो फिर थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं? थर्मामीटर में इसलिए यूज करते हैं कि लेट तक उष्मा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, थर्मा जो मरकरी है, मरकरी में उष्मा के कारण प्रसार होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है।
और लिक्विड फॉर्म में जैसे आप एक पोर्शन गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। पानी को गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म कीजिए तो बर्फ को गर्म कीजिएगा तो अवस्था परिवर्तन के फैल जाता है। वैसे अवस्था परिवर्तन नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद क्या होगा, थर्मामीटर में अवस्था परिवर्तन नहीं करती, हालांकि ट्यूबलाइट में पराकाष्ठ यूज करते हैं। तो जैसे गर्म कीजिएगा तो इसका प्रसार होने लगता है, प्रसार होने के कारण इसका जो केस नली है ये बढ़ने लगती है, फिर हम कहते हैं बुखार है नहीं है उसको देखकर। तो आ रहा समझ में। तो लेड और मरकरी इसमें ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक ये नहीं है, लेड मरकरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कम चालक है। और बताइए दुनिया में बहुत धीरे धीरे कौन चलता है, जो लंगड़ा रहता है, लंगड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं लेम। तो आपको ट्रिक याद रखना है लेम। कम समय में पढ़ने के लिए ट्रिक जरूरी है। तो लेड और मरकरी, लेड का संकेत है Pb, मरकरी का संकेत है Hg। दो ऐसे धातु है जो ऊष्मा और विद्युत के कम चालक है। हालांकि मरकरी फिर भी चालक है, लेड तो नहीं है। दोनों में अगर पूछे तो ज्यादा चालक कौन है, मरकरी। लेड सबसे खराब है, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। ठीक है, चलिए कंप्लीट। आगे देख लीजिए मिश्र धातु। मिश्र धातु हम आगे पढ़ेंगे, बात कर चुके हैं। चमकीला धातु चमकीला इसलिए होते हैं क्योंकि धातु की सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बस। ध्वनि की, धातु में ध्वनि इसलिए होती है क्योंकि धातु काफी घने होते हैं, सघन होते हैं, और घने होते हैं जब दोनों को टकराते हैं तो टन या झन की आवाज आती है, इसलिए विद्युत घंटी में हम धातु का यूज करते हैं या धातु से बने मिश्र धातु का यूज करते हैं। अब सॉलिड, जितने भी धातु होंगे सॉलिड होते हैं। 89 धातु है, उसमें से सिर्फ एक धातु आपको बता दूं लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका नाम है मरकरी, आपको पता है। और जो सॉलिड होंगे वो हार्ड होंगे, गारंटी नहीं है, ठीक है। सॉरी, सॉलिड होंगे वो हार्ड होंगे, ठीक है। हार्ड होंगे मजबूत होंगे इस बात की गारंटी नहीं, कठोर होंगे इस बात की गारंटी, उसमें बात करेंगे आगे हम। लेकिन सॉलिड होंगे वो हार्ड होंगे। कई बात आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं बोला कि जो कठोर होंगे वो मजबूत होंगे, गारंटी नहीं है। इस पर हम बात करेंगे आगे। हम बात करेंगे जो कठोर धातु होते हैं वो क्रोमियम है, और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है। इस पर बात करेंगे हम आगे, घबराना नहीं। आप दिमाग में डाल लीजिए जो कठोर होंगे वो मजबूत होंगे इस बात की गारंटी। जैसे शीशा, शीशा आपको कठोर लगेगा, ठीक है, कठोर है, छूने में आपको कठोर लगेगा, लेकिन वो मजबूत नहीं है, शीशा टूट जाता है, याद रखना। चलिए यहाँ देखिए, तो सॉलिड जितने भी धातु वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु मुलायम भी है। अगर आपसे पूछे सॉफ्ट मेटल कौन है, और सॉफ्ट मेटल कैसे कहा गया, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा बताइए किसको हम चाकू से काट सकते हैं, जो नकली होगा उसी को तो चाकू से काट सकते हैं, जो ओरिजिनल होगा उसको चाकू से कैसे काटेंगे। तो नकली में याद रखना है NaKli, हमेशा ये अंग्रेजी में लिखना है। तो Na से आपको याद रखना है सोडियम, Na से क्या याद रखेंगे आप, सोडियम, इसे चाकू से काट सकते हैं, K से पोटेशियम, और Li से लिथियम, Li से लिथियम, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये सब मुलायम धातु है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है सब पूरा, धातु के भौतिक गुण बता दिए। अब आप अगर आपसे पूछे धातु क्या है तो बता सकते हैं धातु METAL, वैसा एलिमेंट जो मैलिएबल हो, जो इलास्टिक हो, इलास्टिक मतलब डक्टाइल हो, जो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फॉलो करता हो, जिसके एलॉय बना जा सके, जो लस्टर हो, सोनरस हो और हार्ड हो, वो सारे धातु होंगे। वैसा तत्व जो अघातवर्त हो, तन हो, उसमें विद्युत का सुचालक हो, ध्वनिकी हो, उसमें विशेष प्रकार की चमक हो, और कठोर हो, जिसका घनत्व ज्यादा हो, डेंसिटी हाई हो, जिसका क्वथनांक ज्यादा हो, सॉरी गलनांक ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, धातु। आ रहा समझ में। अब मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी पर हम आगे इसमें बात कर लेंगे, यहाँ डेंसिटी पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कौन ऐसा धातु जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है, वो है टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 डिग्री के आसपास होता है, 3000 से 3500 डिग्री से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस धातु का, तो आपको याद रखना है टंगस्टन का। टंगस्टन का कितना है, 3000 से 3500 डिग्री से। सबसे ज्यादा गलनांक किस धातु का है, टंगस्टन का। यही रीजन है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि कम गलनांक वाला धातु लगा देंगे तो फट फट उसका फ्यूज उड़ जाएगा, बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा, तो समस्या हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा मतलब गलनांक किस धातु का है, टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत होता है W, वोल्फ्राम उसका नाम होता है W। बताइए कंप्लीट। बस एक बार आप फॉलो कर लीजिए, सवाल नहीं बचेगा, आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब घनत्व और भारीपन की बात करें, तो अगर बात करें कि धातु भारी होते हैं, धातु का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन सवाल एग्जाम में पूछा गया कि सबसे भारी धातु कौन है। इसका आंसर जेन्युइन होना चाहिए ओस्मियम, लेकिन जो ऑप्शन दिया जाता है, जब जब बीपीएस में आपके एग्जाम पूछा गया है, जब भी ऑप्शन दिया जाता है तो ओस्मियम कभी ऑप्शन नहीं दिया गया। अब याद रखना है जो सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम। और आपको ऐसे याद रखना, जैसे मान लीजिए देखिए क्या है, घनापन, धातु के घनापन की बात है, तो मान लीजिए सारा धातु ऐसे ऐसे सोया हुआ है, सब धातु एक साथ सोया हुआ है। मान लीजिए आपके बहुत लोगों के साथ सोए हुए हैं, एक घर है और एक घर में 20, 50, 60 बाराती में गए हुए हैं, और बाराती में 80, 90 लोग सोए हुए हैं, छोटा सा स्पेस उसमें सोए हुए हैं। और क्या होता है उसमें बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब आप सोए हुए हैं और आपके तरफ मुंह करके कोई सोया हुआ है, और उसके मुंह से तरह तरह का एकदम विशेष प्रकार की
इसमें हिला रही है, ठीक, ऐसा होता है। तो फिर आप क्या कहते हैं, पलट। तो याद रखना वैसा ही समझिए कि जैसे मान लीजिए हम सोए हुए हैं और मेरे बगल में सोया ईरानी, और ईरानी का स्मेल बहुत खराब आ रहा है, उसको हम पलटने की बात करें तो देखिए वो ईरानी पलट रहे, और एक वो है जिस मान लीजिए सब एकदम कंजेस्टेड हो गया, पूरा एकदम कंडेंस से सोया हुआ, पूरा चिपक चिपक के सोया, क्योंकि स्पेस है नहीं। अब वैसे सोया हुआ है उसमें बार बार कोई कच मच इधर उधर लेफ्ट राइट करे, उसमें भी समस्या होती है। तो इसमें याद रखना सोना एकदम पलटूराम है, बिल्कुल हमारे, आप समझ गए होंगे। याद रखना तो सोना क्या है, पलटूराम है। वैसे लोगों से भी तंग हो जाते हैं जो बार बार अलट पलट कर रहा है, उसमें भी अगर मान लीजिए पूरा कंडेंस होकर सोए हुए हैं, उसमें बार बार कोई अलट पलट रहा है, उससे भी समस्या होगी। तो एक जो नहीं पलट रहा है उससे भी समस्या है, जो पलट रहा है उससे भी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या आप खुद हैं, आप अलग जाके सो जाइए, खड़े रहिए। चलिए, तो याद रखना है घनत्व के आधार पर, जैसे मान लीजिए सब घन घन करके एकदम घनत्व बढ़ा के सब एक साथ कंजेस्टेड होकर सोया हुआ है, तो वहां आपको याद रखना है ईरानी नहीं पलट रहा है, तो देखिए वो ईरानी पलट रहे, ईरानी को पलटने के लिए बोल दिए, और सोना पलटू से तंग होकर आपका यूं पारा हाई हो गया। एक दो बार कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, इससे आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ओस याद रखना, ओस्मियम सबसे भारी धातु, सबसे घनत्व ज्यादा, सबसे भारी धातु। पूरा केमिस्ट्री में पूछे कि पूरे 118 तत्व, 118 तत्व में 89 धातु, 89 धातु में सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम। याद रहेगा। ओस्मियम के बाद याद रखना ईरानी, तो ईरानी से याद रखना इरिडियम, IR, ये सबसे भारी धातु है। उसके बाद पलट से याद रखना प्लेटिनियम, बहुत भारी धातु है, ठीक है। आप सोचिए ठीक से, प्लेटिनियम का जब आभूषण बना जाता है तो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देखिएगा कई बार कान चिरा जाता है, ऐसे कान में छेद हो जाता है बड़ा, ऐसा क्यों, प्लेटिनियम भारी है, सोना भारी है, डेंसिटी उसका ज्यादा है। छोटे छोटे मात्रा में सोचिए, किसी को अगर 1 kg सोना का एकदम झुमका पहना दे, सुनो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो झुमका नहीं गिरेगा, वही गिर जाएगी। चलिए, तो याद रखना ओस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनियम। रेस याद रखना रेनियम, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तक नहीं पूछा गया, पूछा भी जा सकता है हालांकि कुछ नहीं। तो याद रखें सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम, उसके बाद इरिडियम, उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद रेनियम, उसके बाद याद रखना है सोना, AU, उसके बाद याद रखना है पलटू से याद रखना है प्लूटोनियम, उसके बाद से कुछ नहीं, और तंग से याद रखना है टंगस्टन, टंगस्टन भी भारी धातु है, और होकर कुछ नहीं, यू से याद रखना यूरेनियम भी भारी धातु है, और पारा, पारा Hg भी भारी धातु है। आपको बता दूं, मैं अगर आपको 1 गिलास पारा दे दूं, 1 गिलास मरकरी दे दूं, आपसे नहीं उठेगा, हमसे भी नहीं उठेगा, बहुत भारी होता है। तो ये सब पूरा हाई डेंसिटी का। बताइए सबसे भारी धातु कौन है, उसमें कम से कम ये तो याद रखिए। लेकिन एग्जाम में जो अभी तक पूछा गया है, प्लेटिनियम पूछा गया, एग्जाम में जो पूछा गया है टंगस्टन नहीं, यूरेनियम पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है उसके बाद प्लूटोनियम, सोना पूछा गया है। याद रखना सब भारी धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, उसके बाद इरिडियम, उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद रेनियम, उसके बाद ऑरम, उसके बाद प्लूटोनियम, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद यूरेनियम, उसके बाद मरकरी। और प्लूटोनियम जो है वो सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु भी है। अगर आपसे पूछी कि सबसे भारी रेडियो सक्रिय धातु कौन है, सबसे भारी रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वैसा धातु जिसे अल्फा बीटा गामा निकले, उसको रेडियो एक्टिव मेटल कहते हैं। यही है कंप्लीट। चलिए, अब सवाल है यहाँ कि लोहा जो पारा है लोहा में तैरता है, सॉरी पारा में लोहा तैरता है, क्योंकि पारा लिक्विड है। अब सोच लीजिए यहाँ है ऐसे, इसे मरकरी रखो, मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, आपको पता है कौन सा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ फिर मरकरी है, पारा यहाँ है, अब पारा पहले से पड़ा हुआ है, इसमें हम एक तरफ डाल दिए लोहा और एक तरफ डाल दिए सोना। अब सोच के बताइए कौन तैरेगा कौन डूबेगा। हम जानते हैं जो ऊपर, जो मतलब याद रखें, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा डूब जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा नहीं डूबेगा। अब बताइए, इसमें देख लीजिए, मैंने कहा कि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इसमें इधर जितने आए हैं मरकरी से डेंसिटी, ओस्मियम का, इरिडियम का, प्लेटिनियम का, रेनियम का, ऑरम का, प्लूटोनियम का, टंगस्टन का, यूरेनियम का, बस इसका ही डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है, बाकी सबका डेंसिटी कम है। अब सोचिए हम लोहा रखें तो लोहा का डेंसिटी कम है, लोहा का डेंसिटी कम है, तो सोचिए इसका डेंसिटी मतलब कण काफी नजदीक है, और लोहा का डेंसिटी कम है, तो बताइए कैसे डूबेगा, नहीं डूबेगा। इसलिए लोहा को अगर आप मरकरी में रखते हैं तो लोहा तैरते रहता है। अरे समझ में। लोहा अमलगम, मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ठीक है, आगे बताएंगे हम लोग। तो लोहा मरकरी के साथ नहीं मिल पाता क्योंकि डेंसिटी में भी बहुत अंतर है। वही बात करें अगर सोना की, तो सोना जो है वो अमलगम, मतलब सोना जो है इसमें डूब जाता है। कैसे डूबेगा, तो सोना इसलिए डूब जाएगा क्योंकि सोना का डेंसिटी देख लीजिए, सोना पहले है, मरकरी से ज्यादा डेंसिटी, मरकरी से ज्यादा डेंसिटी तो डूब जाएगा घप ऐसे। क्लियर है। तो डूबने का कंसेप्ट डेंसिटी पे निर्भर करता है। अगर आपका डेंसिटी जैसे मान लीजिए एक एकदम नुकीला एकदम पूरा जीरो साइज फिगर ऐसा है, एक एकदम लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा 3-4 कट्ठा का, उसका फेंक दीजिए दोनों को। जो हट्टा कट्ठा 3-4 कट्ठा को थोड़ा सा फैला, उसका आयतन ज्यादा है,
और आयतन ज्यादा होने से घनत्व कम जाता है, घनत्व कम है तो चलते रहेगा। यही रीजन है कि लोहा के कील को आप फेंक देते हो तो डूब जाता है, लेकिन बड़े बड़े लोहा का जो जहाज है वो नहीं डूबते हैं। बताइए कंप्लीट है। पारा में सोना डूब जाता है, क्यों? क्योंकि सोना का डेंसिटी पारा से ज्यादा होता है। याद कर लेंगे घनत्व। अब है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। अब देखिए हम लोग धातु के भौतिक गुण समझ गए, अब धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है। क्रियाशीलता श्रेणी समझने के लिए इसे कहते हैं रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। इसके लिए आपको कविता याद रखना पड़ेगा। कविता है, मेरे साथ बोलिए, ली क बा सर का ना। यहाँ रुक जाइएगा, कई जगह काना लिखा मिलेगा, कई जगह नाका लिखा मिलेगा, तो लिखवा सरनाका आपको याद रखना ज्यादा वैल्यूएबल ये है। चलिए मेरे साथ बोलिए, ली क बा सर ना का मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब ह। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है सब उल्टा सीधा हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं ऊपर नीचे करने से। फिर मैं उसको वहीं लाता हूँ। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। चलिए, लिखवा सर का नाम मगल मंजन कर फेंकर को निशान पबा आपको नहीं याद रखना है, एक बार मेरे साथ बोलने का कोशिश कीजिए, आपको याद भी नहीं होगा। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप याद कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा ये। लिखवा सरकाना मगल मंजन कर फेंकर को निशान पब, लिखवा सरना का, सोडियम ऊपर कैल्शियम नीचे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो सीरीज है इसके बाद हाइड्रोजन के बाद भी आएगा चीजें, हाइड्रोजन के बाद क्या चीज आएगी, एक बार फिर मैं लिखता हूँ इसे, एक बार और लिखता हूँ क्योंकि जरूरी है ये। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ली क बा सर ना का मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब ह। इसके बाद याद रखना है कु हग अग औ पट। इसको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, एक तरीका आपको याद रखना है, सोचा पाता, सोचा पाता। देखिए, सो से सोना, चा से चांदी, चांदी का संकेत Ag, पारा का संकेत Hg, तांबा का संकेत Cu और प्लेटिनियम। इसमें क्या करना है कि सोचा पाता पे इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए, सोचा पाता लिखिए और उल्टा कर दीजिए। Cu पहले है, फिर Hg है, फिर Ag है, फिर Au है, उसके बाद Pt। अब हो गया पूरा। ये जो सीरीज है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का मतलब है कि धातु जितने हैं उस धातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है, उसी को ऐसे अरेंज किया गया है। लिथियम सबसे क्रियाशील धातु, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद स्ट्रांसियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हालांकि अधातु है, बीच में इसलिए रखा गया कि ताकि पता चल पाए कि हाइड्रोजन से सब जितने भी धातु इधर सब क्रियाशील है और हाइड्रोजन से जितने नीचे सब अक्रियाशील धातु है। याद रहेगा। चलिए, तो CuHg, Ag, Au, Pt कम क्रियाशील धातु है। इतना बात कंप्लीट। अब हम एक काम करते हैं, एनर्जी आपका डाउन हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग एनर्जी मेंटेन करते हैं, एक बार फिर नए तरीके से इसी क्लास में हम कोशिश करते हैं फिर नए तरीके से एनर्जी लगा के फिर पढ़ने का शुरू करें। बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक कर लीजिए, जो पहले पढ़े उसको जाने दीजिए और अभी से एकदम अपने आप को कंटिन्यू कीजिए। धातु में हम एक लाइन से लिख दिए धातु, इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऊपर लिख दिए। अधिक क्रियाशील कहने का मतलब बहुत पावरफुल है, सटाक से किसी से भी क्रिया कर लेगा, सटाक से किसी के साथ। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ CuSO4 क्या है, CuSO4 है, ठीक है, और ये है मान लीजिए Fe2O3 ऐसे है। अब मान लीजिए CuSO4 है, ठीक है, और इसके सामने हमने लोहा डाल दिया। अब बताइए कॉपर के साथ क्या है, तो कॉपर के साथ है सल्फेट और लोहा अकेले है। अब लोहा बेचारा सिंगल है और सिंगल कभी नहीं देख सकता कोई किसी के साथ है, वो चाहता है कि या तो इसका भी दरार हो जाए, इसका भी तलाक हो जाए, या फिर जो उसके साथ है मेरे साथ आ जाए। अब सोचिए लोहा, लोहा देखिए है कहाँ, तो लोहा है यहाँ। ओ माय गॉड, लोहा कहाँ है, यहाँ। अब इसको हटाते पहले समझते हैं, लोहा यहाँ है, अब लोहा बताइए यहाँ है, उस पर कॉपर, कॉपर शादीशुदा कॉपर के साथ कौन है, SO4। अब कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है और लोहा यहाँ है। कहते दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो दोनों में ज्यादा पावरफुल है लोहा। अब लोहा चाहता है किसी प्रकार से कि कॉपर के साथ मेरे साथ आ जाए, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि दिखाएगा पावर अपना,
और पावर दिखेगा, बार बार उसका चक्कर लगाएगा, चक्कर जैसे लगाएगा तो इसको पता है, SO4 को पता है कि लोहा ज्यादा पावरफुल है। और दुनिया में शक्ति का नियम दुनिया काम करती है। शक्ति दो प्रकार का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम और रुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम है साफ साफ कि दुनिया में किसी वस्तु को छोड़िएगा तो गुरुत्व के कारण वो चीजें नीचे गिरती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और देखो तो रुत्वाकर्षण का नियम, जिसके पास रुतबा ज्यादा है, रुत्वाकर्षण, रुतबा के कारण लोग खींचे चले जाते हैं। अब बताइए इसमें रुतबा किसके पास ज्यादा है? Fe के पास। वो SO4 को खींच लेगा क्योंकि Fe ऊपर है और Cu बेचारा बहुत नीचे है। अब SO4 को खींच लेगा और बन जाएगा FeSO4, FeSO4 और प्लस U। इस प्रकार के रिएक्शन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया जो हुआ, क्योंकि इसका SO4 विस्थापित होकर इसके साथ चला गया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि अगर दोनों कंपाउंड होता तो उसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन में देखेंगे उसे, मतलब पूरा केमिस्ट्री का पर्चा फाड़ दूंगा मैं, पूरा आपको समझा दूंगा, समझ में आ रहा होगा। तो बताइए अगर ए सीरीज याद हो तो बताइए रिएक्शन करना कितना आसान है। अगर वही रहता है ऐसे, जैसे मान लीजिए Fe2O3 मैंने अभी लिखा था, इसके बगल में हम ए लगा देते हैं, तो बताइए अल्युमिनियम का एल्युमिनियम यहाँ है, ठीक है, और लोहा यहाँ, तो रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन होगा तो क्या एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है तो इस ऑप्शन को खींच लेगा, ऑप्शन को खींच लेगा तो क्या बनेगा Al2O3 और प्लस Fe। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके मटेरियल को, ऑक्सीजन को उसने खींच लिया। कैसे 2-3 लग रहा है इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए, ऑक्सीजन को खींच लिया। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया। रेलवे के पटरी जब टूट जाते हैं और टूटने के कारण उसमें जंग लग गया, बन गया Fe2O3, उसमें क्या किया जाता है, उसमें उच्च ऊष्मा पर अल्युमिनियम से अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया जैसे कराएंगे तो Al2O3 बना, लेकिन उच्च ऊष्मा उत्पन्न हुआ। उच्च ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण लोहा भी पिघल के उसी के अंदर भर गया और पूरा पटरी जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अरे समझ में कंप्लीट है। तो ये हमारा हो गया धातु की क्रियाशीलता श्रेणी का फायदा। अब यहाँ से हम धातु की जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मुझे बताइए कि अगर इस लिस्ट को आप कम से कम इतना याद कर लीजिए, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम उससे कम क्रियाशील है, कैल्शियम उससे कम है। यही तीनों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, और याद रखना अक्रिय, हाइड्रोजन से भी नीचे है, सोचा पाता, इसे कहा जाता है अक्रिय धातु। अक्रिय धातु इसलिए कि किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि जल से अभिक्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होना पड़ेगा, क्योंकि जल होने का मतलब H2O। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। अब मान लीजिए, सोचिए ठीक से कि जो हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है, अब मान लीजिए कॉपर का भी क्रिया से कराएंगे तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन के साथ जो उसे खींच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कॉपर खुद हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो जल से भी अभिक्रिया ना कर पाए, किसी अम्ल से भी अभिक्रिया ना कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। अब मान लीजिए कॉपर का अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोजन के साथ वाला को तभी खींच पाएगा जब हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कॉपर रहता, लेकिन कॉपर तो नीचे है। इसीलिए सोचा पाता जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सब किसी से भी क्रिया नहीं कर पाता, ना तो अम्ल से, ना तो जल से, ठीक ठाक तो ऑक्सीजन से भी क्रिया भी नहीं कर पाता है। इसलिए इसे अक्रिय धातु भी कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं, नोबेल धातु कहते हैं, रॉयल धातु कहते हैं, शाही धातु कहते हैं। इसे आगे देखेंगे अभी जस्ट इसी लेक्चर में। बताइए कंप्लीट हो गया। अब इसके आधार पर हम देखेंगे धातु के रासायनिक गुण। अब धातु के रासायनिक गुण देखना है तो धातु के रासायनिक गुण देखने के लिए बड़ी आसान तरीका बता रहा हूं जो आप सीखे। मुझे लग रहा है आपको लेसन समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए धातु के रासायनिक गुण, तो धातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले ऑक्सीकरण। अब कोई भी धातु ले लीजिए, तो मैंने बताया धातु एक है सोडियम। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है? अब सोडियम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की खास गुण है, जैसे दो प्रकार के रिएक्शन आप देखेंगे, ऑक्सीकरण, अवकरण। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अवकरण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन ऑक्सीकरण अवकरण का डिफरेंस एक ये भी है कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तब कहेंगे ऑक्सीकरण। अब देखिए सोडियम, सोडियम के अंतिम कक्षा में 281, इसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वो, और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर 1 प्लस आ जाएगा। और मैंने बताया भी जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब जो धातु के रासायनिक गुण है, धातु ऑक्सीकरण करते हैं। इसका मतलब यहाँ साफ साफ बता रहे हो कि जो भी धातु होंगे, अच्छा एक सोडियम है, दूसरा लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 282। उसका लेते हैं एल्यूमिनियम, ये आप जानते होंगे 9th क्लास में पढ़ना था, 283। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको जितने भी धातु होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातु है, इसके अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो 2 होंगे, नहीं तो 3 होंगे। इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। 1 से कम तो कुछ होता ही नहीं है। तो याद रखना है। बताइए धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, 2, 3। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 या 3। और जब भी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, दान वही करेगा जो अमीर होता है। इसीलिए धातु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। यानी धातु पर कौन सा चार्ज आएगा? मान लीजिए मेटल, मेटल पर कौन सा आ जाएगा? प्लस, ठीक है। और प्लस चार्ज आ जाएगा, इसी को कहते हैं विद्युत धनात्मक या धनायन।
तो चलिए यहाँ से बहुत सवाल आएगा एग्जाम में। सवाल ये आगे बताए धातु के अंतिम कक्षा में या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1, 2 या 3 होते हैं। हरा समझ में। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, इसलिए धातु क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करण करते हैं, तो धातु ऑक्सीकरण करते हैं। हरा समझ में। ऑक्सीडेशन करते हैं, धातु विद्युत धनात्मक बनाते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। कहते कोई डाउट, खत्म। चलिए अब धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। अब धातु के ऑक्सीकरण होने के एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। दूसरा तरीका है कि धातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, और सोडियम के उपस्थिति में जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो अभिक्रिया करके बना देगा NaO। Na2 बनाता है, हालांकि Na आप देखिए। मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया करेगी तो बना देगी MgO। जिंक है, जिंक जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो बना देगी ZnO। अब ये अभिक्रिया करके बना रही है। इसे जस्ता का फूल भी कहते हैं, यशद पुष्प भी कहते हैं। हालांकि जिंक को यशद कहा जाता है, ये बात को भी याद रखेंगे आप। यशद आगे देखेंगे, यशद लेपन। अब सोचिए सोडियम को जैसे आप, मैंने बताया भी सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील, और इतना तेजी में सोडियम रिएक्शन करता है, इतना तेजी में कि किसी से अभिक्रिया सटाक से करेगा, लेकिन इतना तेजी में अभिक्रिया करके जो धरफरा के रिएक्शन करेगा, तेजी में अभिक्रिया करेगा, उसे उष्मा भी ज्यादा निकलेगी। इसलिए सोडियम को अगर खुला में आप छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाती है। समझ में। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब ये बात तो समझ में आया, सोडियम के साथ जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा कि उसमें आग लग जाएगा। ऑक्साइड तो बना दिया। अब सवाल है कि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीकरण, धातु के रासायनिक गुण में ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और दूसरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। अब सवाल है कि धातु के जो ऑक्साइड बने हैं, इस ऑक्साइड का प्रकृति क्या है। प्रकृति कहने का मतलब खट्टा लगेगा कि कड़वा लगेगा कि उदासीन लगेगा, मतलब अम्लीय लगेगा, क्षारीय लगेगा या उदासीन लगेगा। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो मैं अम्ल क्षारीय मैंने बता चुका हूँ कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। कैसे, जब आप इसे पानी में घुलाएंगे तो पानी में घुलाने के बाद जैसे आप इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने के बाद Na तो रहेगा, साथ में OH जुड़ जाता है, और जिसमें OH जुड़ जाता है देखिए Na टूटेगा H प्लस OH माइनस में, तो देखिए HO और OH माइनस, OH आ गया। इसका मतलब जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसको एक आसान तरीका इसका बताता हूँ, आप याद रखेंगे। देखिए ऑक्साइड की बात करें, यहाँ एकदम ध्यान से देखना है। किसकी बात करें, ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड को हम लोग मुख्य रूप से हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो सकता है या तो धातु के ऑक्साइड होगा या अधातु के ऑक्साइड होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। देखिए आप, इसका एक ट्रिक आसान है। अ से अधातु और अ से अम्लीय, यानी अधातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे। याद रहेगा, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, अ से अधातु, अ से ऑक्साइड, अधातु के सॉरी अ से अधातु, अ से अम्लीय। इसका मतलब अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय होंगे, एसिडिक होंगे। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। और याद रखना है, अब ये अम्लीय हो गए तो बचा क्या, क्षारीय। तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय। अरे समझिए, हालांकि धातु के जो मतलब धातु की बात करें तो धातु को अगर आवर्तन आप देखेंगे तो प्रथम वर्ग के तत्व या द्वितीय वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु क्या है, इसका मतलब इसके ऑक्साइड क्षारीय होंगे, इसलिए उसे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। कंप्लीट है। तो धातु के ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड आप बता सकते हैं। अब सवाल है कि क्या सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो नहीं, कुछ। अब इसको हम लोग यहाँ देखेंगे बहुत खूबसूरती से, बहुत आराम से, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। अब घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड पर। किस पर बात करेंगे, ऑक्साइड पर। अब देखिए धातु के ऑक्साइड, मुझे बताइए अब धातु के ऑक्साइड कैसे होते बताइए, अम्लीय, क्षारीय। तो धातु के ऑक्साइड याद रखना है क्षारीय, कि धातु के रूप होंगे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। इसमें धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय। क्या सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो नहीं, कुछ ऐसा धातु है जिसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा धातु जिसके ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय। और वैसे धातु है दो, एक है क्रोमियम और दूसरा है मैग्नीज, Mn। Mn याद रहेगा। अब क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो Cr2O3 या CrO3, जो भी हो, क्रोमियम के साथ अगर ऑक्सीजन दिख गया, ये क्या होगा, हमेशा अम्लीय। इसे कहते हैं तो क्रोमिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे, क्रोमिक अम्ल। याद रखने, इसे क्या कहते हैं, क्रोमिक अम्ल। आप लिख लीजिए।
अच्छा, Mn का जो ऑक्साइड होगा कोई भी हो सकता है, MnO हो सकता है, Mn2O7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ऐसा होगा अम्लीय। इसका मतलब है कि धातु के समानता ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन दो ऐसा धातु है, धातु के समानता ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय। लेकिन दो ऐसा धातु है जिसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अच्छा ठीक है, क्षारीय अम्लीय है। याद रखना है कुछ ऐसे धातु हैं जिसके ऑक्साइड उभयधर्मी है, जिसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। जैसे देखिए, अब सलमान खान को पूजा करते हुए देखिए, तो अल्लाह को ही मानते हैं, गणेश भगवान का ही पूजा करते हैं महाराष्ट्र में। तो सोचिए, वो दोनों धर्म को मान रहा है, दोनों धर्म को लेकर चल रहा है। जो विवेकशील आदमी पर दोनों धर्म को लेकर चलते हैं। अब सोचिए ठीक से, उसी प्रकार जो धातु है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय भी है, धातु का ऑक्साइड अम्लीय भी है। अरे ये तो अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है चार, जिसका नाम है, अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, AgCt बजाइए ना, Ag। जैसे मान लीजिए नई नई शादी हुई किसी महिला का, बाइक के पीछे बैठी हुई है और एकदम 80-90 के स्पीड में व्यवहार है, उसका पति पूरा चला रहा है मोटरसाइकिल, वो चाह रही है कि एक्सीडेंट ना हो। तो सोचिए क्या बोलेंगे? AgCt बजाइए ना, ऐसे याद रखना, AgCt बजाइए ना। तो याद रखना है, ए से याद रखना है एल्युमिनियम, जी से याद रखना है जिंक, शीशा से, सी से याद रखना है शीशा, सॉरी हाँ शीशा Pb, और टी से याद रखना है Sn। ये चार धातु, इसके ऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड लगा दीजिएगा तो इसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं, इसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं, इसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं, इसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं। एक कंडीशन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे कहा गया उभयधर्मी ऑक्साइड। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं इसे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताइए, कोई डाउट? अब सवाल पूछे कि अधातु के ऑक्साइड क्या है, तो मैंने तरीका भी जस्ट बताया है कि अ से अधातु, अ से अम्लीय, यानी अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कोई डाउट? इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, तो देखिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे, कोई पूछ दे, जैसे मान लीजिए कि कोई धातु ले लीजिए, OF2 भी होता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो ये सब क्या है? जैसे और देख लीजिए क्या क्या है अधातु में, क्या है? कार्बन हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो देखिए SO2, सल्फर के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होंगे, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है जो उदासीन है, अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी हो सकते हैं। जैसे बताइए H2O, हाइड्रोजन क्या धातु? अधातु का ऑक्साइड है। अब बताइए, तो इसका पेच वैल्यू 7 होता है, इसका मतलब उदासीन हो गया। इतना डीप आप कहीं नहीं जान पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं जान पाएंगे, समानता आपको जनरली नहीं मिलेगा। तो याद रखना है N2O, NO और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना ये चार ऐसे हैं जो क्या? उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, H2N2NOCO, H2N2NOCO। अच्छा, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। इसको अगर आप सूंघ लीजिएगा तो हंसते 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 खुश हो जाइएगा, तो मर जाइएगा। इतना ज्यादा, मतलब एनेस्थेसिया में पहले इसको यूज किया जाता था, N2O गैस। अच्छा, NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसे आप सूंघ लीजिएगा तो कभी हंस नहीं पाइएगा, इसको सूंघ लीजिएगा तो हंसते हंसते मर जाइएगा। H2O, ये तो एकदम जानते हैं जल ही जीवन है, लेकिन लिमिट से ज्यादा ना हो, क्योंकि जीवन भी ले लेती है बाद में। चलिए, कंप्लीट है पूरा, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब सवाल है यहाँ कि जल से अभिक्रिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक टॉपिक, अब जल से अभिक्रिया है, तो जैसे देखिए धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो धातु की बात करें तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएं, तो देखिए जल जब भी अभिक्रिया करेगी किसी धातु से तो दो भाग में टूट जाती है, एक H+ और दूसरा OH-। देख लीजिए, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन ऐसे टूटती है। फिर अभिक्रिया करेगा, बताइए सोडियम पे प्लस है, धातु पे प्लस होता है, आपको पता है। अब ये प्लस वाला से अभिक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि आपकी शादी किसी लड़का से करा तो आप कीजिएगा नहीं, हमेशा अपोजिट जेंडर में हमेशा अपोजिट चार्ज के साथ रिएक्शन होता है। तो Na किससे रिएक्शन करेगा? OH से, और ये बना देगा NaOH। इसे कहा जाता है धातुई हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना है, धातु जल से विक्रिया करके धातुई हाइड्रोक्साइड बनाती है और जल बनाती है। धातुई हाइड्रोक्साइड को क्षार कहते हैं। इसका मतलब क्या बनाती है? क्षार बनाती है। आ रहा समझ में? इसीलिए अन्य लोगों ने बताया कि धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट
जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, क्योंकि सब क्षारीय है और क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। एक बार आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। ये बातें कंप्लीट हुआ कि नहीं, कि धातु जल से अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है, या धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब सोचिए ठीक से, अब सोडियम को जैसे ही पानी में डालें तो पानी में ऑक्सीजन है नहीं है, इसलिए सोडियम को पानी में नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सोडियम जैसे ऑक्सीजन को देखेगा वो आग बबूला होता है, जल उठता है। तो याद रखना, इसीलिए सोडियम को कहाँ डालते हैं, किरासन तेल में, क्योंकि किरासन तेल पर ऊपर देखिएगा एल्केन है, यानी C14 जिसे H30 के आसपास इसका फॉर्मूला, एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है, C14 हो सकता है, C15 हो सकता है, ऐसे इसका फॉर्मूला है, एल्केन है ये। इसमें देखिए कहीं भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, बस यही रीजन है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसको हम कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। कंप्लीट। हाँ, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रज्वलन ताप है बहुत कम होता है, हवा में आसानी से ये भी जल उठता है। फास्फोरस हालांकि अधातु है, आगे देखेंगे इसके बारे में, श्वेत फास्फोरस को, पीला फास्फोरस को, और आसानी से जल उठता है, इसलिए जब जल में डालते हैं तो इसको उतना ताप मिल नहीं पाता जिससे कन्या जलने से बच जाता है। अरे समझ में, ठीक है। अब अक्रिय धातु के गहने क्यों बनाए जाते हैं, तो अक्रिय धातु बता चुका हूँ किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसको हम देखेंगे अभी। चलिए, इतना हमारा पार्ट कंप्लीट है। अब है संक्षारण। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए भी जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और इस क्लास को प्रॉपर हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। कुछ टॉपिक ऐसा बचा हुआ है तो इस क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं, छोटे से पार्ट में 10, 15, 20 मिनट के पार्ट में हम लोग संक्षारण से लेकर और आगे का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ से बार बार धातु के कुछ झूठे रूप है ये, हालांकि धातु है नहीं, धातु हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन इसको धातु के रूप में कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक धातु कौन है, आशा धातु कौन है, कठोर और मजबूत धातु कौन है, अपरूप धातु कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल धातु कौन है, सौर सेल धातु कौन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें सभी जितने सब धातु है। इसके अलावा यहाँ बैबिल धातु कौन है, आतिशबाजी धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है, दोगली धातु कौन है, प्रदूषक धातु कौन है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। कैडमियम से आप जानते होंगे ईटा रोग होता है, मिनी मेटा रोग मरकरी से होता है, लेड से बीमारी होते हैं, सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। झूठा सोना बेवकूफों का सोना कौन है आप जानते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं जानते हैं, सफेद सोना कौन है आप जानते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इस पर धातु के सारणी का स्थान, इसे कहा जाता है क्षारीय धातु, इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इस पर सारा चीज पर हम अगले क्लास में बात करेंगे। जल से अभिक्रिया जो है उस पर भी एक बात करेंगे और आपको सारा चीज आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। मुझे यकीन है जो पढ़ाया हूँ थोड़ा सा आपको, अगर आप पहली बार केमिस्ट्री पढ़ें तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, आपके पास सही में सिलेक्शन वाली ज्ञान हो जाएगी। आपको कई बार लगता हो कि लक से सिलेक्शन होता है, नहीं, लक भी जरूरी है, लेकिन लक से ज्यादा जरूरी है मेहनत। क्योंकि आइंस्टीन का बहुत खूबसूरत एक लाइन है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सफल होते हैं तो उनके सफलता में 99% उनका मेहनत योगदान देती है और 1% उनका लक। और आप बहुत मेहनत करेंगे तो लक भी आपके सामने हार जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।